understand child's psychology better. To understand child's psychology better. Okay. आप लोगों में से कोई जेंट्स में से क्या लगा कि आपको क्या टॉपिक है और ये क्यों रखा गया है? चाइल्ड को कैसे ट्रीट करना आगे, ठीक है, ओके. हाउ टू हैंडल द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. ओके, सो बेसिकली एवरीथिंग वाज कि फर्स्ट इज हाउ टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड एंड हाउ टू हेल्प हिम. हियर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज हेल्पिंग द चाइल्ड. ओके, देखिए, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंसान को बनाने में. ये पुराने टीचर्स और पुराने स्टूडेंट ज़्यादा समझते हैं, आज की जनरेशन वो बात को नहीं समझती है. जैसा कि हम मेरी बात, अगर मेरा एग्जांपल ले लें, मेरे को बहुत सारे इश्यूज आए थे, तो जिसमें अगर मैं डिवाइड करूं कि किस किस टीचर ने मेरे को हेल्प किया, तो हमारे, मैं होली क्रॉस का हूँ, वहाँ पे रमू मिस बोल के थे, जिनका ऑयस्टर स्कूल है. रमू, मिस रमू था उनका नाम, साउथ इंडियन थे वो जी. तो वो उन्होंने बहुत हेल्प की. 9th-10th में मेरे को मेरा हेल्थ इश्यूज आए थे. बाद में उसी टाइम पे हेल्थ इश्यूज आए तो जब हाजी सर थे मैथ्स के, होली क्रॉस के, तो ही वॉज लाइक अ स्ट्रांग फोर्स बिहाइंड मी. फिर मैं जब 11th-12th में गया तो हमीद सर थे, बेचारों का मरहूम इंतकाल हो गया सर का, विद्यालंकार के, ठीक है. उसके जब मैं MBBS में गया तब डॉक्टर अजहर अहमद सिद्दीकी, जो अभी डीन है बदनापुर मेडिकल कॉलेज, तो ही वॉज द टीचर मेंटर, ठीक है. उसके बाद जब मैं PG में गया तो डॉक्टर अलका पवार बोल के पूना में थे, और बाद में जब मैं हैदराबाद में गया तो डॉक्टर जी प्रसाद. तो ये अगर आप मेरी खुद की लाइफ को देखें तो जितना कंट्रीब्यूशन मेरे पेरेंट्स का नहीं होगा, उससे ज़्यादा मेरे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन रहा. लेकिन बदकिस्मती ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दो लोग बहुत ज़्यादा बदनाम हुए, जो दो प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा बदनाम हुए. पहला प्रोफेशन है डॉक्टरी और दूसरा है टीचरी, ठीक है. डॉक्टर्स इसलिए बदनाम हुए कि ये जल्लाद रहते, पैसे खाते, ज़बरदस्ती की बिल निकालते, इस तरह से ये बदनामी हुई, और फिर उसके हिसाब से बहुत सारे डॉक्टर्स मार भी खा ले रहे आजकल. टीचर्स इसलिए बदनाम हुए कि गवर्नमेंट के टीचर्स कुछ पढ़ाते नहीं, सिर्फ बैठे बैठे वो तनख्वाह लेते, और प्राइवेट की टीचर्स को कुछ आता नहीं, ठीक है. अगर कोई पेरेंट बच्चे को लेकर इशू लेकर आए और हमारे पास आते हैं, तो सर हमने बहुत सारे स्कूल बदल के देखे लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. तो भाई आपको किसने बोला था स्कूल बदल के देखो? किसी ने बोला था आपको स्कूल बदल के देखो? नहीं. लेकिन पेरेंट्स को क्या है कि हम स्कूल बदल देंगे तो बच्चे के अंदर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. तो ये कंसेप्ट के साथ अपन ये स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है. आप लोगों में से किसी को दिख नहीं रहा होगा तो इधर आके इधर आप एडजस्ट हो जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा सा इधर इधर हिलते रहता हूँ, एक जगह खड़े के बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है. तो बेसिक आवाज बोले तो मैं बढ़ा सकता, मेरी आवाज कोई मसला नहीं, मेरे को माइक की भी जरूरत नहीं है. आप बोलिएगा तो आवाज बढ़ा सकता हूँ मैं. तो बेसिकली जो भी आज का लेक्चर है तो ये यहाँ से लिया है. ये है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एडोलसेंट्स. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिया है. तो जो भी मैं आज बोलूंगा आपको, तो वो कोई हवाई बात नहीं. जो भी मैं आपको आज बात करूंगा तो वो कोई भी हवाई बात नहीं. आप अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाइए. सो इसके अंदर जो इनिशियल पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा कंसेप्ट्स का है कि मेंटल हेल्थ किसको बोलते हैं, WHO ने मेंटल हेल्थ को कैसे डिफाइन की है, हम मेंटल हेल्थ को क्यों इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं. तो ये शुरू के 10 मिनट इसमें अपन बात करेंगे ताकि आपका जहन थोड़ा खुले मेंटल हेल्थ के बारे में, और बाद में फिर अपन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है. सो WHO इंग्लिश कंफर्टेबल है सब लोग? Who is World Health Organization defines mental health as a state of well-being in which the individual realizes his or her abilities. अपनी ताकतें, अपने क़ुव्वत को अंडरस्टैंड करना पहला. This helps them to cope up with the life stress, with the stress of the life. ताकि आपकी क़ुव्वत को अपना मानना या अपना एहसास होना अपनी क़ुव्वतों का, ताकि डे टू डे जिंदगी में जो स्ट्रेस आपको आता है उसको अपन फेस कर सके. Can work productively and fruitfully and can contribute to his or her community. और अपनी सलाहियतों को समझ के अपनी कम्युनिटी को अपन कुछ ना कुछ मदद कर सके, उसको कुछ कंट्रीब्यूट कर सके. ये WHO की डेफिनेशन है मेंटल हेल्थ की. तो इस हिसाब से 99% ऑफ लोग मेंटल हेल्दी नहीं होते, क्योंकि अपना कोई कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी नहीं है, अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, ठीक है. In this definition, who has changed earlier perspective from illness to new perspective of wellness? अब ये है कुछ डाटा है 2016 का नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे. तो इसके हम देखते हैं क्या है. 7.3% प्रिवेलेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर इन 13 to
17, मतलब 13 साल से 17 साल के बीच में कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स कॉमन है। 13 साल से 17 साल बोलते हो ऑलमोस्ट 6 टू फर्स्ट ग्रेजुएशन। तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर 2%, अगोरोफोबिया मतलब एंजाइटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब मतिमंद जिसको बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, फोबिक डिसऑर्डर एंड ड्रग यूज डिसऑर्डर। इसमें आप ये देखेंगे ड्रग यूज डिसऑर्डर इज 10%, मतलब किसी न किसी का ड्रग्स में तंबाकू से लेके बड़े से बड़ा ड्रग आता है तो वो 10%, मतलब अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और वो आपकी क्लास आप 8 9 10 को अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसमें 10% बच्चे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रग्स के नशा कर रहे हैं। फिर 2 to 17 उसमें इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, एडीएचडी और बिहेवियरल इश्यूज ये कॉमन है। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर्स अपन देखते हैं, एडीएचडी अपन देखते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर अपन देखते हैं और एडिक्शन अपन देखते हैं। अब जैसा कि अब बताया कि डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट, ये अपना टॉपिक ही है आज का। तो कौन से फेजेस रहते हैं जो एक बच्चे की जिंदगी के अंदर जहां पे इमोशनली वो चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बीइंग बॉर्न हेल्दी विथ नॉर्मल वेट, दैट इज लाइफ स्टेज इज बर्थ। वहां पे भी एक जद्दोजहद रहती है, हर बच्चा जो पैदा होता है वो नॉर्मल नहीं होता है, कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चों का ब्रेन डैमेज जो होता है, जो बहुत सारे बच्चे हम अपन मतिमंद देखते हैं या कमजोर देखते हैं, उनका मेजर प्रॉब्लम जब वो पैदा होते हैं या माँ के पेट में रहते तभी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज वो है। देन एक्वायरिंग लैंग्वेज स्किल्स, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, वहां पे जब बच्चे का बेसिक क्या आता है वो सीखता है कि बात क्या करना है, बातचीत कैसे करना है, लफ्ज बनना आते, सेंटेंस बनाने आते। तो ये 2 से लेके 5 साल तक, जब टॉडलर्स जो एज ग्रुप रहती है। ठीक है, उसके बाद चाइल्डहुड के अंदर इंपल्स कंट्रोल, एंटरिंग स्कूल, लर्निंग टू रीड एंड राइट एंड डेवलपिंग सोशल स्किल्स। और एडोलेसेंट्स के अंदर एंटरिंग प्यूबर्टी मतलब जब लड़की को माहवारी शुरू होती है, लड़के के अंदर सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। यूजुअली ये 11 से 13 साल फीमेल्स और 13 से 14 साल अराउंड मेल्स, इस तरह से ये पीरियड रहता है। डेटिंग, डेवलपिंग आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो ये नाउ कमिंग टू द टॉपिक अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल हेल्थ कंसर्न, जैसा बहुत सारे टीचर्स ने बताया कि भाई हमको बच्चे की साइकोलॉजी समझना है, बच्चे को हेल्प करना है, बच्चे को प्रॉब्लम से निकालना है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ कंसर्न्स क्या क्या है? मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आर रिफर्ड टू डिस्टर्बेंसेस इन फंक्शनिंग, इन रिलेशनशिप, मूड, बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। मतलब कि आपके पास जो बच्चा आता है उसके मूड के अंदर, उसके बिहेवियर के अंदर, उसके रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप स्कूल के अंदर 2 तरह की होती है, एक रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड एक रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कई बच्चों की गड़बड़ है तो इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है वो बच्चे के अंदर। When a problem is severe or persistent over time and when these impact the child's personal, social and academic functioning, a child is said to be have mental health disorder. छोटे बच्चे के अंदर या कोई भी बच्चे के अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कब है, ये कैसा मालूम करेंगे? जब उसकी फंक्शनिंग, उसका जो फंक्शन है, अब छोटे बच्चे का फंक्शन क्या है, वो पढ़े, न्यू स्किल्स एक्वायर करे, लर्निंग, रीडिंग, यहाँ पे अगर वो गड़बड़ कर रहा है या उसके बिहेवियर के अंदर आप देख रहे हो कि मेजर इश्यूज आए हुए, तो इसका मतलब कि अपने को बच्चे को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और उसको अपने को मेंटल हेल्थ उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। अब वो सोल्यूशन देना, किसके पास देना, कैसा देना, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब इमोशनल डेवलप बच्चों का क्या होता है? तो 5-7 डोमेन रहते हैं जिसमें बच्चा डेवलप होता है। ये आपके डीएड ट्रेनिंग और बीएड ट्रेनिंग में ये सब कवर करे हुआ रहता। तो सबसे रहता फिजिकल मतलब हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, ये भी टीचर्स को देखना जरूरी है। ठीक है, ये बच्चा है तो ये स्टंट तो नहीं हो रहा, इसकी वेट वो कम तो नहीं हो रही। कभी कभी बच्चे जो है बहुत ही सफेद दिखते हैं, एनीमिया तो नहीं है, कुछ इश्यूज तो नहीं है, घड़ी घड़ी वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो फिजिकल एस्पेक्ट डेवलपमेंट ये भी टीचर का ही काम है कि वो देखे, क्योंकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपको वही एज के पूरे बच्चे दिखते हैं। आपके लिए आसान होता है कि यार ये जो बच्चे बढ़ रहे, ये एक जो बच्चा है ये नहीं बढ़ रहा। माँ बाप के लिए तो वो एक ही बच्चा है, तो कंपैरिजन का कोई चांस नहीं है। लेकिन एज अ टीचर अगर आप देख रहे हो 8-10 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे को लग रहा है कि यार ये थोड़ा फिजिकली वीक हो रहा है या छुट्टी बहुत मार रहा है। छुट्टी जब हम पूछते हैं कि छुट्टी क्यों मार रहा है, तो फैमिली मेंबर्स का बोलना है कि इसकी तबीयत खराब है, तो घड़ी घड़ी तबीयत क्यों खराब हो रही है, कुछ माइनर इश्यूज है तो उसको इजीली एड्रेस कर ले सकते हैं। उसके बाद कॉग्निटिव मतलब इंटेलिजेंस, उसकी होशियारी। ठीक है, ये कहीं स्लो तो नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है वो स्लो रहते हैं। ठीक है, अपने को समझ में आ जाता है कि ये बच्चा स्लो है, लेकिन पेरेंट्स के क्या होता है कि अपना सिक्का खोटा है ये मानने के अंदर ना थोड़ा सा टाइम लगता है इंसान को, इंसानी फितरत है ये। तो कोई भी पेरेंट को अगर आप ये बोलोगे कि आपका बच्चा स्लो है या आपका बच्चा वो नहीं है, तो एक पेरेंट्स का एक मेंटल स्ट्रेटजी क्या, वो क्या आ गया कि ये स्कूल के टीचर को पढ़ाना नहीं है, इसके लिए ये ऐसे ही बहाने बना रही है। फिर वो स्कूल चेंज करने का, अपने पास क्या आएगी, स्कूल चेंज का। हर साल
मतलब अगर कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, हमारे पास आया तक वो 4 से 5 स्कूल बदल देते। स्कूल तो बदलते कभी कभी मीडियम भी बदल देते, इंग्लिश से उर्दू चल जाते, उर्दू से मराठी में चल जाते, सेमी में चल जाते, कभी सेमी से इधर आ जाते, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि यार बच्चे में प्रॉब्लम है, ताकि उसको अगर अपन आइडेंटिफाई करें तो अपन थोड़ा बहुत बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इमोशंस, उसका चिड़चिड़ापन, उसका इंटरेक्शन, उसके इमोशंस, ठीक है। बच्चों के इमोशंस कब शुरू होते हैं? हाँ, बर्थ से होते हैं, ठीक है। और बर्थ के पहले से रहते, चलो। और उम्र के हिसाब से बढ़नी स्टार्ट कब होते हैं? बर्थ से स्टार्ट होता है, ठीक। तो बेसिकली इमोशंस जो होता है ना, वो बर्थ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। बर्थ होने के बाद जो मदर और बेबी का फिजिकल कांटेक्ट है उसको हम अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये अटैचमेंट आगे की इमोशनल जिंदगी के वास्ते बहुत ज्यादा अहमियत का है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे यूएस यूके में, जहाँ पे बच्चे को अपनी माँ से सेपरेट करके रखा गया था और कुछ बच्चों को माँ के साथ रखा गया था। तो ये देखा गया था कि जो बच्चों को माँ से दूर रखा गया था उनको दूध वूध सब पिलाते थे, लेकिन माँ नहीं थी उनके साथ में, और दूसरे ग्रुप के अंदर माँ थी, ठीक है। तो जो बच्चों को माँ से अलग करके रखा गया था उनको आगे चल के बहुत सीवियर मेंटल इश्यूज आए, और जिसको माँ के साथ रखा गया था उनको बहुत कम या बिल्कुल मामूली आए, भी तो बिल्कुल मामूली प्रॉब्लम्स आए मेंटल हेल्थ। तो वहां से बच्चे का इमोशन शुरू होता है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि यार इसको क्या समझ रहा, वो माँ बाप झगड़े करते, बच्चा बैठा हुआ रहता, छोटा रहता, 2 साल का रहता, अरे वो तेज बताने क्या समझ रहा, ठीक है। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट। तो जब बच्चे का पैदा होने के बाद से अटैचमेंट है और वहां से इमोशंस है उसके, तो 2 साल के बच्चे को तो बहुत कुछ समझ में आया। हमारे पास बच्चे लेके आते 2 साल के, 3 साल के, सर ये चिड़चिड़ बहुत कर रहा, तो अब चिड़चिड़ बहुत कर रहा, सुनता नहीं बात को, चीजें उठाता फेंक देता, तो मेरा उनको बिल्कुल एक ही चीज रहता कि वो बच्चे को बाहर लेके चल जाओ, बच्चा का प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है, घर में कौन फेंक रहा हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा पहले 5 साल तक देखकर सीखता है, ठीक है। तो हमें ये इंपॉर्टेंट माँ बाप को ये समझाना है कि आपका बिहेवियर जो रहेगा उसका ही रिफ्लेक्शन बच्चा आके स्कूल में करेगा। अगर वो गाली दे रहा है स्कूल में आके तो उसने कहीं ना कहीं से सीखा है। वो अगर गुस्सा कर रहा है, जैसा कि मेरे पास एक पेशेंट आते थे कि वो गिर जाता था बच्चा, मतलब बेहोश हो जाता, दांत के लिए बैठती नहीं लेडीज को, उस तरह से वो गिर जाता था। 5 साल का लड़का था वो। तो सर ये घड़ी घड़ी बेहोश हुआ था, हमने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया, ईजी करा लिया, एमआरआई सीटी स्कैन सब करा लिया, लेकिन ये सब नॉर्मल निकल रखा था, आप बोलो क्या है। तो मैंने बोला ये आपके घर में ऐसा गिरता कौन? तो मालूम पड़ा कि मदर और फादर के जब भी कुछ इख्तिलाफात होते, कुछ झगड़े होते या कुछ ऐसा होता तो वो गिर जाती है या बेहोश हो जाती है। तो वो बच्चे ने देख लिया, देख के सीख लिया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि अगर बच्चे में कुछ इमोशनल प्रॉब्लम आ रहे तो उसके 4-5 जगहों पे अपने को चेक करना जरूरी है। उसका घर, उसके फ्रेंड सर्कल और उसका स्कूल, 3 चीजें डेफिनेटली करना है, ठीक है। तो इमोशन अटैचमेंट बचपन से ही बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। अभी अपने कल्चर में, ये थोड़ी हट की बात कर रहा हूं मैं, अपने कल्चर में जॉब का बहुत वो हो गया है कि भाई हमें जॉब करना है, बच्चा पैदा होने के 15 दिन के अंदर ही हमको ज्वाइन करना है। लेकिन जो अटैचमेंट है, जो साइकोलॉजी बोलती है, जो साइंस बोलता है, वो ये बोलता है कि एटलीस्ट कुछ दिनों तक माँ का बच्चे के साथ रहना उसके आगे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए। हेनरी हार्लो बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने इतने एक्सपेरिमेंट किए इसके ऊपर जिसकी मतलब लिमिट नहीं है। उसमें बंदरों पे किए, जानवरों पे किए, इंसानों पे किए, और उसने बताया कि ये अगर अटैचमेंट नहीं हुआ तो आगे चल के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चे में अगर आपको इमोशनल डिस्टर्बेंस दिख रहा है तो उसको घर को खंगालना बहुत जरूरी है। अब घर को खंगालते वक्त इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आप डायरेक्टली ना बोले। मसला क्या होता है कि आप डायरेक्टली बोलने की कोशिश करते हैं, अब आपके घर में कुछ तो इश्यूज होंगे, आप देखो बच्चा डिस्टर्ब दिख रहा मेंटली, ऐसा नहीं बोलने का, बच्चे से बैठ के बात करना। आजकल क्या हो गया कि बच्चे भी कुछ चीज बोलते नहीं। क्यों नहीं बोलते बच्चे? एक तो ये डरते, दूसरा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शाय रहते। लेकिन अगर उनको अपन टाइम दिए, उनको अपन बाजू में लेके बिठाए, उनको कंफर्टेबल करें, उनको ये समझ दिए कि अगर आप हमसे बात करेंगे तो हम आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के दे सकते। अगर ये बच्चे को इतनी बात समझ में आ गई तो वो
ओपन अप हो जाता है, क्योंकि हमारे पास भी वो एज के बच्चे आते हैं और ओपन होते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करते बच्चे आके, तो वो हमारे से कर सकते तो आपसे तो और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप उनसे डे टू डे रोज मिलते हो, ठीक है। तो वो हो गया इमोशनल। सेक्सुअल का ऐसा है कि अपने पास वो चीज के बारे में कभी डिस्कशंस नहीं होते, जो कि होना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े वर्कशॉप्स होना चाहिए कि हाउ टू कन्वे सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज, पोर्नोग्राफी, इसके बारे में डिस्कशंस होने चाहिए, जो कि नहीं होते, ठीक है। ज्यादातर लड़कों को सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में पोर्नोग्राफिक या ब्लू फिल्म जिसको बोलते हैं उसके थ्रू मालूम पड़ता है, इंटरनेट के थ्रू मालूम पड़ता है, या कुछ उनके क्लासमेट्स रहते हैं जो बुक्स लेकर आते हैं या कुछ ऐसे फोटोज लेकर आते हैं, उसके थ्रू मालूम पड़ता है। उसी जगह पे अगर हम उनको साइंटिफिक नॉलेज दें तो वो एटलीस्ट वो उनका जहन थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है, और उनको हर चीज मालूम पड़ेगी। तीसरी बात यह है गुड टच बैड टच, इसके बारे में भी स्पेशली छोटे बच्चों को इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, ठीक है। वो केजी प्रिपरेटरी से लेके फर्स्ट से तो देना ही देना है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच, इफ यू आर टच इनअप्रोप्रिएटली यू हैव टू इन्फॉर्म द फैमिली मेंबर्स। अगर आपको किसी ने टच किया है, कि किसी ने आपको तकलीफ दी है, तो आपको बात करनी है। ये बच्चे कब खुलेंगे? जब उनको अंदाजा आएगा कि सामने वाला जो टीचर है वो मेरी हेल्प करना है। अगर उसको ये जब तक अंदाजा नहीं रहेगा तो वो ओपन अप नहीं होते बच्चे को, ठीक। सोशल, मॉरल एंड लैंग्वेज, ये तो अपने रेगुलर हैं। एट ये क्या एज पे क्या डेवलपमेंट होता है उसका थोड़े से स्लाइड्स है। एट 3 years of age चाइल्ड एंगेजेस मोर इन इंटरैक्टिव प्ले, लर्न्स cooperation and sharing skills, imaginative and fantasy play things like pretending to be a cat, dog. This is B.Ed का जो है कि 3 साल का बच्चा अपने आप को डॉग बना एनिमल करता है, वो प्रिटेंड करता है, खेलता है। देन the child however cannot distinguish between reality and imagination, and it is very common to get afraid of imaginary things. अब reality क्या है और उसके imagination क्या है, उसको differentiate नहीं कर सकता है। Then at 5 to 6 years of age child can follow simple rules and directions. He or she likes to spend more times with peer groups and relates to group of friends. Imaginative play gets more complex. He or she likes to play, dress up and act like his fantasies. मतलब फ्रोजन बोल के कार्टून आता है, तो बच्चे जो है वैसा ड्रेस पहनने की कोशिश करते हैं, बर्थडे के दिन वैसा केक मंगाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो अपने आप को उस इमेजिनेशन के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। ये नॉर्मल डेवलपमेंट है। एट 7 to 8 years of age चाइल्ड फुल्ली अंडरस्टैंड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एक 7-8 साल का बच्चा मतलब सेकंड थर्ड ग्रेड के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस वो 100% फॉलो करेगा। he or she shows a deeper understanding of relationships, responsibilities and can take charge of simple course like उसको अगर बोले कि बुक जमा के रखना है, आके यूनिफॉर्म उतारना है, तो बच्चा वो चीज कर लेता है। लेकिन अगर आप 4 साल फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को या प्रिपरेटरी के बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत बताओगे तो वो उसकी समझ नहीं रहेगी। तो इसलिए अपन कौन से एज के बच्चे को क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो हमारे जरूरी है बताना, ठीक है। अगर आप एक 3 साल के या 4 साल के बच्चे को मतलब अराउंड फर्स्ट के बच्चे को ये बोल रहे हो कि आके अपने यूनिफॉर्म उतारना, जूता जगह पे रखना, सॉक्स उस पे रखना, या वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस 3-7-8 साल के ऊपर के बच्चों को देना पड़ेगा जब अंडरस्टैंड रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं। सेल्फ एस्टीम इन एकेडमिक कॉम्पिटेंस एंड सोशल कॉम्पिटेंस इज फॉर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है? मैंने शुरू में बोला ये लेक्चर नहीं रहेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप डे टू डे आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करना है। सेल्फ एस्टीम मतलब क्या? कॉन्फिडेंस, ओके, नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पार्ट है उसका, सेल्फ एस्टीम का एक पार्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं अपने आप को मेरी नजर में क्या समझता हूं उसको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, ठीक है। आरी बात समझ में? मैं अपने आप को मेरी नजर में एक राजा समझता हूं या मैं अपने आप को अपने आप की नजर में एक भिखारी समझता हूं, दिस इज सेल्फ एस्टीम, ठीक है। तो बच्चे के वास्ते सेल्फ एस्टीम 7-8 साल के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब उन क्या करते हैं, 7-8 साल के बच्चे को बिल्कुल ऐसा बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं कि उसका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता। तो अपने जो भी स्टेटमेंट्स है तो वो उसके प्रॉब्लम के ऊपर बोले, ना ही वो बच्चे के ऊपर, ठीक है। आपसे ये गलती हुई और तुम बेवकूफ है, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपन लेबल करते हैं हर बच्चे को, अपनी जिंदगी की हर आदत रहती है अपन इंसानों को भी लेबल करते हैं, ठीक है। इसको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन बोलते हैं। लेबलिंग जिंदगी के अंदर अगर आपको आपस में ताल्लुकात खराब करने के हैं तो आप लेबलिंग लगाना शुरू करो,
हमारी सास कुचरीच है, हमारी बहू ऐसी है। हमारे पास आते पेशेंट्स आते इसलिए बोल रहा हूँ। हमारा जो हमारे अब्बा है ना वो बहुत खड़ूस है, बहुत हमारी अम्मी जो है वो बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देते। हम लेबल लगाते, फिर हम क्या करते, वो इंसान को नहीं देखते, वो लेबल को देख के अपने रिएक्शंस रहते हैं। अगर आपकी सास अच्छी भी होंगी या आपकी बहू अच्छी भी होंगी और वो आपके वास्ते चाय भी बना के लाई होंगी, तो अपन क्या बोलते हैं, ये खुच्चर है, कुछ तो भी होना होगा इसको, ये बगैर बोले चाय बना के कैसा आ गया आज, ठीक है। तो फिर हम वो इंसान को नहीं देखते, फिर क्या हम क्या देखते हैं, वो लेवल को देखते। तो हम बच्चे के ऊपर भी वो लेबल लगा देते, ये शरारती है, ये क्या बोलते हैं, नाटकिच करता, इरेगुलरिच है, और ये समझदार है। या पहले दिन अपन अपने अपने एक एक फ्रेम बना लेते कि अपनी क्लास में बच्चे कैसे कैसे हैं। अगर कोई होशियार बच्चा है, उसने गलती कितनी बड़ी करा रहने दो, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है, तो हम उसको निगलेक्ट करते। और एक आधा बच्चा सिर्फ वहां पे खड़े हुआ होगा और बाकी सब धिंगाना कर रहे होंगे, और उसका अपने दिमाग के अंदर लेबल लगे हुआ है कि यार ये बदमाश होता है, तो अपन उसको बिल्कुल धोके निकालते, ठीक है। धोके निकालना अभी आजकल पॉसिबल नहीं है, तब वो चिल्लाते या चीखते या उसको पनिशमेंट देते, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को लेबल लगाना बंद कीजिए, ठीक है। आपको उसको एज अ इंडिविजुअल देखना पड़ेगा, उसकी इज्जत करना पड़ेगा। छोटे बच्चों को ना अपने को 10 लोगों के सामने क्या बोला जा रहा है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत रहती है, और वो मिडिल एज तक रहती है। मिडिल एज के बाद जब इंसान विजडम आती है उसको, जब वो वाइज होता है 50 साल का, उसको फिर फर्क नहीं पड़ता कोई अच्छा बोलो कोई बुरा बोलो, लेकिन छोटे बच्चे को बहुत फर्क पड़ता है, अपन वो चीज को निगलेक्ट करते हैं। उसी तरह से इसका फ्लिप साइड है एप्रिसिएशन। अगर आप कोई बच्चे को अप्रिशिएट करें तो उसका कॉन्फिडेंस और उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत ऊपर चल जाती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें आदत नहीं है इंडियन कल्चर के अंदर थैंक यू बोलने की, ग्रेटिट्यूड शो करने की। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है शुक्र अदा करना। ना हम जिसने पैदा करा उसका शुक्र अदा करते, ना खुदा का शुक्र अदा करते, ना माँ बाप का शुक्र अदा करते। हम हर चीज ग्रांटेड लेते कि भाई ये मिल गई है, इसमें क्या है, ठीक है। तो वो ग्रेटिट्यूड अपने पास कम है। तो अपन ये इमोशंस को अपन, जैसे आप बाहर के कल्चर में जाओगे तो वहां पे थैंक यू, प्लीज, विश करना, ये ज्यादा कॉमन है, लेकिन अपने उसमें थोड़ा सा कॉमन नहीं है, ठीक है। तो आप जब बच्चों को, अगर बच्चा भी अगर आपको किताब ला के दे रहा तो आप उसको थैंक यू बोलिए। अगर आप जज़ाकल्लाह बोलना चाहते हैं जज़ाकल्लाह बोलिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसको बोलिए, उसको अप्रिशिएट करिए। इतनी बड़ी टीचर मेरे को थैंक यू बोल रहे, तो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ चल जाए, ठीक है। लेकिन आपको क्या बोलते हैं, अरे उसका काम है ना, क्या वो लाके दे, तो ठीक है, लाके दे तो कौन सी बड़ी बात होगी, नहीं वैसा नहीं, ठीक है। अपन एक छोटे स्टेटमेंट मारते हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छी चीज का भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है और बुरी चीज का भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ, लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स, ये तो है जो थ्योरेटिकल है वो तो है, लेकिन क्योंकि एग्जांपल्स देने में थोड़ा टाइम चल जाता है। मैं एक बहुत ही मामूली बच्चा था, मैं बिल्कुल एवरेज 70s 80s, बड़ी मुश्किल से 80s तक आता था, 8 9 10। एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास संस्कृत था, जब एक लैंग्वेज संस्कृत थी, तो हमारा डिवीजन जो संस्कृत डिवीजन में कन्वर्ट हो गया था, हमारा सी डिवीजन था, और हम हिंदी वाले थे, 15-20 बच्चे थे। तो बच्चों को ये लगा कि एक दिन हमारी सिस्टर आई, उसने बोली कि देखो ये सी डिवीजन के अंदर, क्योंकि संस्कृत के पूरे क्लास के बच्चे ये डिवीजन में आ गए, तो ये डिवीजन में बच्चे बहुत हो गए, बैठने को जगह नहीं है, तो जो हिंदी वाले हैं जो शिफ्ट होना चाह रहे, वो दूसरे डिवीजन में शिफ्ट हो जाओ। अब क्या हुआ, जितने ब्राह्मण मराठे बच्चे थे जो संस्कृत लेके अच्छे मार्क्स लेना चाहते थे, वो डिवीजन में आ गए थे। तो मेरा 70% पे ना रैंक आता था, 70-80 रैंक आता था, मतलब सब ऊपर ही रहते थे मेरे से। मैं यार इतना पढ़ के भी 70 रैंक ला के भी साला ये क्लास के अंदर जो है 70 रैंक आ रहा है, कोई मतलब की बात है क्या। तो मैंने हाथ उठा दिया, सिस्टम में को जाने का है। तो वहां का जो सबसे खराब डिवीजन था वो डी डिवीजन था, तो वो मेरे को डी डिवीजन में जाना था। एक दो दोस्त भी थे, वो शिफ्ट हो गए, क्लास टीचर खाजी सर थे, ठीक है, शिफ्ट हो गए, खाई सर थे, मैं मानता कि वो डिवीजन खाई सर है, तो एक सर के साथ कनेक्शन भी था, तो चले गए। वहां पे मेरा वही 70% आता था, लेकिन मैं फर्स्ट रहता था, ठीक है, मैं फर्स्ट आता था वो डिवीजन, हाँ। तो दैट इज द थिंग। वहां से मुझे लगा कि यार, अब आप देखो ना, एनुअल डे के दिन सेक्शन ए 90%, सेक्शन बी 95%, सेक्शन सी 98%, और सेक्शन डी का रैंकर, क्योंकि जब ना एनुअल डे पे प्राइजेस देने का रहता है क्लास में, जो भी उसको एनुअल डे पे प्राइज मिलता था 70%, ठीक है। लेकिन वो जो एप्रिसिएशन मेरे को मिला, वो वहां पे यार साला, यार ये इससे ना अपना दिमाग वो हो गया कि साला टॉप आए तो कुछ तो भी अच्छा होता लाइफ के अंदर, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो उसके बाद से मैंने फिर वो पढ़ना शुरू किया कि भाई आई हैव टू अर्न समथिंग सो दैट आई गेट अप्रिशिएटेड। वही था, मैं 70% वाला बच्चा था, लेकिन जस्ट वो दिमाग में आया कि यार यहाँ पे इतना पीछे रह के भी रैंक नहीं आ रहा, तो फिर शिफ्ट करके देखते हैं। 70% पे फर्स्ट आया, आदत हो गई फर्स्ट आने की। 11th 12th में गया तो हमीद सर का भी वही था कि हमीद सर बहुत अप्रिशिएट करते थे,
तो दैट इज द थिंग, बच्चा वही है लेकिन थोड़ा सा हालात मिल गए, एप्रिसिएशन मिल गया तो बूस्टअप हो जाता है। तो अप्रिशिएट कीजिए, बच्चा नहीं सुन रहा, आपको मालूम है कि ये नहीं सुधरने वाला, लेकिन तो भी उसकी छोटी मोटी बात को अप्रिशिएट कीजिए और लेबल मत लगाइए बच्चों को, ठीक है। 9 to 10 years of age, peer take precedence over their families। 9 to 10 years बोलते अराउंड 5th और 6th। इसमें टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। माँ कितना भी कुछ भी बोलो वो नहीं सुनते, लेकिन टीचर ने एक बार बोल दी कि ये करना है ये नहीं करना है तो वो बिल्कुल करते बच्चे। चिल्ड्रन विल शो इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग एंड ग्रोइंग नीड फॉर इंडिपेंडेंस। फ्रॉम 9 to 11 years, ग्रेटर इंडिपेंडेंस, कमिटमेंट टू पीयर ग्रुप्स। यहाँ पे पीयर ग्रुप्स आते हैं, मतलब ग्रुप्स आते हैं, जैसे फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, ये ग्रुप से हम निकल गए, वो ग्रुप से हम निकल गए, ये ग्रुप में चले गए, वो ग्रुप में चले गए। एज अ टीचर आपको मालूम होना चाहिए कि आपके क्लास के अंदर कौन से ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको इसका अंदाजा होना चाहिए वो ग्रुप में क्या चल रहा है, स्पेशली बॉयज के अंदर, ठीक है। कौन बच्चा है जो थोड़ा बदमाश है, कौन, देखिए कैसा होता है क्लास के अंदर, क्लास का अपना एक ग्रुप रहता है और उसके साथ में सोसाइटी का जहाँ पे बच्चा रह रहा है उसका एक ग्रुप होता है। तो क्या होता है, यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहां जाती, वहां की इन्फॉर्मेशन यहाँ आती, ठीक है। कोई बच्चा अगर स्लम एरिया का है, कोई बच्चा लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के एरिया का है, तो वहां की जो उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही वो स्कूल तक आना ही आना है। तो आपको ये देखना है कि वो ग्रुप के अंदर कहीं ये गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट तो नहीं हो रही, ठीक है। आपको ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है जो कि बहुत ही गरीब तबके से है या उनका थोड़े से इश्यूज है घर के अंदर, ठीक है। और उनको देखना है कि ये कहीं अपना ग्रुप तो नहीं बना ले रहे, ठीक है। वो फिर क्या होता है, एक ग्रुप लीडर रहता, वो सब अच्छी बुरी चीजें पास करते रहता और फिर वो बच्चे देखते रहते, उसके साथ इन्वॉल्व होते रहते, ठीक है। ये जैसी रहती जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का बहुत बच्चों को रहता, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। तो ये भी देखना है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करें, करने ही आप उनको रोको या मत रोको, लेकिन गलत एक्सपेरिमेंट ना करें। सेक्सुअल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, पोर्नोग्राफी हो गई, देन मोबाइल गेम्स हो गए, स्कूल के अंदर मोबाइल लाना हो गया, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करना है वो हो गया। इंटरवल में बच्चे क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शंस क्या हो रहे बच्चे के, बच्चों के इंटरेक्शंस क्या हो रहे, किस टॉपिक पे बातचीत चल रही। हमारे जमाने में इंटरेक्शंस क्या होते थे, क्रिकेट मैच होता था इंडिया पाकिस्तान का तो वो इंटरेक्शन रहता था, ठीक है। मूवीज का थोड़ा बहुत शौक था जब थिएटर्स थे तो उसका ज्यादा शौक था। आजकल के बच्चों के अंदर इंटरेक्शंस क्या होता होगा, नहीं, रील्स, इंस्टाग्राम, ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स। बच्चों को ये लग रहा कि अब बच्चे देखते हैं कि भाई ये यूट्यूबर ने इतने पैसे कमा लिया, वो रील वाले ने इतने पैसे कमा लिया, उनको लगता है कि यार पैसे कमाना है तो इसमें कमाएंगे ना। सो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम। ये अपरेंटली अपने को ऐसा लगता है कि ये लोगों की पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान चीजें नहीं रहती, उसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ठीक है। They will from 9 to years they will also include indulging in misbehavior to explore certain emotion and express in their peer group। मैंने आपको बताया कि एक लीडर बन जाता है उसमें से, फिर वो अपना इंफॉर्मेशन अपना रसूख बनाने के वास्ते फिर वो ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यहाँ पे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पूड़ी ये भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि कहीं ग्रुप में ऐसा कुछ शुरू तो नहीं हो रहा। सोशल इंटरेक्शन इंक्लूड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, डिसएग्रीमेंट्स, ब्रेकअप्स, न्यू फ्रेंडशिप एज वेल एज लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे देखकर सीखते हैं, तो ये एज में भी देखकर सीखते हैं। आसपास की सोसाइटी है, फादर है, अगर फादर सिगरेट पी रहा है, फादर अगर तंबाकू खा रहा है, तो उनको लगता है कि ये नॉर्मल चीज है। जो भी घर में चीज होती है वो बच्चों को लगता है कि वो नॉर्मल है। घर में अगर झगड़े हो रहे हैं तो उनको लगता है कि झगड़े करना नॉर्मल है। घर में कोई चीखा पुकार कर रहा है उनको लगता है कि वो नॉर्मल है। घर में कोई गाली गलौज कर रहा तो उनको लगता है ये नॉर्मल है, ठीक है। Adolescence is a period of tremendous growth and development. This transition may lead to various mental health issues associated with increased risk of concern such as suicide. In later adolescence, clear sexual identity, manhood or womanhood is established. They seek relationship or someone to inspire them and gradually develops a set of ideals. This is very important. 13 से लेकर 17 साल के बीच में क्या होता है कि जैसे कि बॉडी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके साथ साथ जो है बच्चे अपना आइडियल बनाना भी शुरू करते हैं। अब आइडल कौन बन सकता, वो बच्चे पे डिपेंड करता कि वो किन लोगों से मिल रहा है, ठीक है। अगर घर में अगर शराबी बाप है तो उसके लिए तो वो आइडल है, वो भी पीते हैं, या एक टीचर है। तो यहाँ पे आपको बच्चों को ये 13 से लेकर 17 साल के बीच में आपको एग्जाम्पल सेट करना है, मतलब अराउंड 7 to 10 या 7 to 12, ठीक है। यहाँ पे अब अगर आप देखेंगे कि अगर घर में एक आधा बच्चा जो अच्छा पढ़ के निकला हुआ है तो वो छोटे भाई बहन के लिए आइडल बन जाता है। अगर बड़ा ही नहीं पढ़ा
अगर बड़ा ही इतना अच्छा नहीं वो इतना अच्छा नहीं हुआ तो वो छोटे बच्चों के लिए फिर कोई आइडल नहीं रहता है, फिर वो बाहर आइडलशिप देखते हैं। और बाहर की सोसाइटी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आजकल खराब हो चुकी है। तो अगर आप स्कूल के अंदर या अपने घर के अंदर या बच्चों को आइडल ढूंढने के लिए वो करेंगे तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें लेक्चर इसमें जो है टीचर्स का स्कूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करिए, आइडियल्स को बुलाइए और बच्चों को उनको एक्सपोज कीजिए। आगे के पास में आपके बच्चे आइडल मिलेंगे कहाँ से? यूट्यूब देख रहे हैं, एक लड़की डांस कर रही है या लड़का डांस कर रहा है, उनके लिए वो आइडल बन जा रहा है क्योंकि वो दिख रहा है उनको। तो ऐसे लोगों को बच्चों को एक्सपोज करना चाहिए जो कि वो उनका आइडल बना सके। और उसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा जाने के अपने मजहब के अंदर ही बहुत सारे आइडल्स हैं, और उनके बारे में लेक्चर्स रख सकते हैं, उनके बारे में इंटरेक्शंस रख सकते हैं, उनके लाइफ के बारे में इंटरेक्शंस रख सकते हैं। तो ये बहुत ईजी चीज है। अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में बच्चों को क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं? भाई, अगर 100 बच्चे हैं उसमें से 10 बच्चों को कुछ प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो कौन से फैक्टर्स है? तो सबसे पहले बायोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब प्रीनेटल फैक्टर्स लाइक एक्सपोजर, मतलब जब माँ के पेट में बच्चा रहता, न्यू पेरीनेटल एक्सपोजर है, सब्सटेंसेस, टॉक्सिक, निकोटीन, फैमिली हिस्ट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली हिस्ट्री, साइकियाट्रिक इलनेसेस एज सच आर familiar, not 100% but certain साइकेट्रिक इलनेसेस ये अनुवंशिक या हेरिडिटरी रहते हैं। जैसे डायबिटीज रहता है हेरिडिटरी, हाइपरटेंशन डायबिटीज रहता है, उसी तरह से कुछ कुछ मेंटल इलनेसेस जो हैं वो हेरिडिटरी रहते हैं। तो घर का माहौल खराब है तो बच्चे का माहौल भी बच्चे के अंदर भी वो थोड़े वो उसके फैक्टर्स आएंगे, सिम्टम्स आएंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि भाई इसकी फैमिली क्या बैकग्राउंड से है, इसके मम्मी पापा में कुछ प्रॉब्लम है क्या। समझ में आया था ना? अगर पूछने की भी नहीं तो समझ में आया था कि यार ये कुछ तो भी गड़बड़ है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ट्रोमैटिक लाइफ एक्सपीरियंसेस इन चाइल्डहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अगर ट्रॉमा हुआ है लाइफ शुरू की, उसका इम्पैक्ट जिंदगी भर रहता है। उन्होंने कोई एक्सीडेंट देख लिए, उन्होंने कोई झगड़ा देख लिए, घर में मारामारी हो रही है, मम्मी पापा मम्मी को मार रहे हैं, या शराब पी के आ रहे हैं, या नशा करके आ रहे हैं, या आसपास देख रहे कि बाजू में 24 घंटे झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों की माइंड के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है और लॉन्ग टर्म में ये मेंटल इम्पैक्ट होता है इसका। ठीक है, चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड फैक्टर्स ये तो अपने देख लिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली एनवायरनमेंट, पेरेंटिंग स्टाइल, नेबरहुड, स्कूल, पीयर्स एंड बुलिंग, ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अपन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहां तक कोई इशू है आप लोगों को? बोर हो रहा है? चाय पानी कुछ चाहिए? जी ठीक है, ठीक है। सो यहां तक अपन ये देखें कि नॉर्मल डेवलपमेंट क्या होता है, कौन से एज में क्या प्रॉब्लम। अब हम स्पेसिफिक एज वाइज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अटैचमेंट। अटैचमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि अटैचमेंट की जो डेफिनेशन है वो माँ पैदा होने के बाद में बच्चे और माँ का जो इंटरेक्शन है तो वहां से शुरू होती है। ठीक है, तो अटैचमेंट का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कौन सी क्लास में आता? वेरी गुड, प्री प्राइमरी स्कूल से, क्योंकि अपने को डिटैच करना है। ठीक है, अटैच हो गया बच्चा वहां से, अब उसको अपने को कुछ देर के लिए डिटैच करना। ठीक है, अटैचमेंट्स इश्यूज इमर्ज व्हेन यंग चाइल्ड हैज इशू एस्टैब्लिशिंग अ डीप इमोशनल कनेक्शन नोन एज द अटैचमेंट बॉन्ड विद द पेरेंट और प्राइमरी। सो यहाँ पे हमें हर चीज को फ्लैग साइन और रोल ऑफ टीचर इस तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, हर एज में ये बच्चा है, प्री प्राइमरी वाला बच्चा है जिसको माँ स्कूल में आने का गड़बड़ कर रहा है, रो रहा है, हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर? एवर्जन टू टच और फिजिकल अफेक्शन। कोई बच्चे रहते हैं बिल्कुल सहम जाते हैं, डर जाते हैं, आप उनके नजदीक भी आते तो पीछे हट जाते थोड़ा सा। सो लिसन एम्पैथिली एंड वैलिडेट द चाइल्ड्स फीलिंग। आपको मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगा, आप सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मैं आपको प्रेजेंटेशन सर के पास दे दूंगा, ये सर के पास दे दूंगा, आप ले सकते, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उसी में से लिए हुआ है, जो मैंने आपको पहले बुकलेट बताया। तो एम्पैथी मतलब क्या लिखा हुआ है? लिसन एम्पैथिकली मतलब क्या? एम्पैथी मतलब क्या? तीन चीजें, एक है पिटी, एक है सिंपैथी और एक है एम्पैथी। क्या मतलब है तीनों में, डिफरेंस क्या है? पीटी मतलब क्या? पीटी मतलब तरस खाना, तरस खाना। ठीक है, एम्पैथी मतलब क्या? सहानुभूति। ओके, लिटरल ट्रांसलेशन सहानुभूति। और जी सर, तसल्ली देना। ओके, to feel the feelings of others. ये जो बोले सर ने, फिर जोर से बोला। To feel the feelings of others. टू फील द फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज एम्पैथी।
ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशनल कनेक्टिविटी है। सिंपैथी मतलब हमदर्दी रखना। ठीक है भाई, वो भीख मंग रहा, वो मांग रहा भीख, वो बेचारा है, क्या करेंगे, नहीं होंगे उसके पास पैसे इसलिए भीख मांग रहा। दिस इज सिंपैथी। एम्पैथी इज keeping ourselves in that person's shoes and feeling the same emotion is empathy। वो उसके अपने ये सोचना कि यार उसकी जगह पे अगर हम रहते तो हमारे पे क्या गुजरती और उसको मदद करना, ये है एम्पैथी। तो टीचर्स के अंदर एम्पैथी कम होती जा रही। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स डू देयर जॉब एज अ जॉब। तो ये आपको चेंज करना है। आप यहाँ से कोई बदलने वाला है टीचरशिप छोड़ के कुछ और करने वाला है? वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। आप जिंदगी भर टीचर ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बदल के और कुछ आप बिजनेस में चल जाओगे, स्टॉक मार्केट में चल जाओगे, ऐसा तो नहीं, राइट। तो ये फीलिंग आप लोग के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बच्चा अगर डरे हुआ है तो वो डर को आपने भी थोड़ा सा महसूस करना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या उसको मदद कर सकते हैं। आप उस पर तरस खाओगे तो मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ये प्रॉब्लम लेके आ रहा है कि यार हमारे मम्मी पापा मारामारी करते, झगड़े करते रोज रात, वो आके उसने आपके सामने एक्सप्रेस किया। अब आप उसको बोल रहे हैं आप अपन क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूं उसको, और सब घर में चाहिए होता। ठीक है, इस तरह के अगर आप स्टेटमेंट मारोगे तो बच्चा फिर इसके बाद आके आपके सामने कभी कोई चीज ओपन अप नहीं होगा। तो क्या करना है, उसको एम्पैथेटिकली लिसन करना है, उसको ध्यान से सुनना है पहले, और सबके सामने सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको अगर बच्चा कोई इशू बता रहा है तो आप उसको सेपरेटली सॉल्व कीजिए। थर्ड थिंग इज कॉन्फिडेंशियल रखिए। ठीक है, अगर आपको कुछ बताना है तो जो आपके सुपरवाइजर है या क्या बोलते हैं आपके प्रिंसिपल है, जिनको बताना जरूरी है उनको बताइए, लेकिन सब टीचर्स में मत फैलाइए। वो अपन और एक चीज करते हैं, जब बच्चा कोई बदमाश है ना तो उसके पूरे बोमबाटा कर देता हूँ कि यार ये वो क्लास में गया ना तो ये बच्चे को ध्यान देना, ये बहुत ही जो है ये अपन लेबल लगा लेते हैं और अपना लेबल पास भी कर देते किसी के ऊपर, फिर वो भी वो लेबल लगाता है और फिर उसी तरह से देखता। वो क्लास में घुसेंगे और पहले वो देखेंगे किधर है वो बैठा हुआ। ठीक है, और फिर बोलते भी अपन तेरी बहुत शिकायत सुन रहा हूं मैं, ठीक है तू सही से बैठ। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये मत कीजिए। अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं रखते, नीचे मुड़ी डाल के बैठते हैं, तो उसमें अपन कैसे कर सकते हैं, हेल्प चाइल्ड वर्बली लेबल इमोशंस। आप कैसे फील कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आप डरे हुए हैं। अभी डरना कोई बुरी बात नहीं है, जब इंसान परेशान रहता है तो वो डरता है। इस तरह से अगर अपन समझा के उसको बात करेंगे तो उसको अंडरस्टैंड होगा और वो बात करेगा। एंजाइटी, मूड स्विंग्स, रिकॉग्नाइज इमोशनल टाइम्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर एनहांसिंग द रिलेशनशिप विद द चाइल्ड। जब बच्चा इमोशनल रहता है तब सबसे ज्यादा कनेक्ट हो सकता है। अपन अगर उसको समझाए और वो समझ गया तो वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा और हर छोटी चीज आपके पास आके ओपन अप करेंगे। इसका एक कंसेप्ट लेके ना एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया है कि एमबीबीएस बच्चों के अंदर एनएमसी ने ये देखा कि बहुत सारे एमबीबीएस बच्चे सुसाइड कर रहे थे, वो बहुत परेशान रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। 12th तक अलग पोर्शन, फिर एमबीबीएस में अलग पोर्शन। तो उन्होंने क्या है कि मेंटर मेंटी प्रोग्राम बोल के शुरू किया एनएमसी, और वो कंपलसरी है। उसमें क्या है कि एक टीचर आपको 5 साल के लिए दे जाएंगे, मतलब एक बच्चा और एक स्टूडेंट, ये 5 साल तक उनका दोनों का कपल रहेगा। हर मंथली उनको मीटिंग लेना है, हर मंथली उनसे बात करना है। अब आपको क्या लगा कि इतने बड़े बच्चे को क्या जरूरत है कोई टीचर से, ठीक है, और मंथली मीटिंग रखना है। मीटिंग का जो क्या मीटिंग में आपने डिस्कस करे, क्या इश्यूज डिस्कस करे, उसकी रिपोर्ट कॉलेज को देना है और कॉलेज को वो एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन दिल्ली को सबमिट करना है। ठीक है, तो यहां पे आपको टीचर ने मेंटर बनना है। क्या डिफरेंस है टीचर का और मेंटर का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड मेंटर? मेंटर का क्या मतलब होता है, टीचर का क्या मतलब होता है और मेंटर का क्या मतलब होता है? मेंटर का एक उर्दू ट्रांसलेशन बोलो, एक वर्ड। वेरी गुड, रहनुमा। मेंटर इज अ रहनुमा। टीचर ओनली टीचर्स, टीचर इज गिविंग ओनली एजुकेशन। मेंटर इज मेंटरिंग। वो मेंटर का काम ये रहता है कि वो टीच भी करे और उसको गाइड भी करे, उसको प्रॉब्लम सॉल्व भी करे, हर चीज करे। तो आप अपने आप को टीचर के रोल से निकाल के मेंटर के रोल में डालिए। ठीक है। डिफिकल्टी इन बीइंग क्लोज टू स्ट्रेंजर्स एज अ चाइल्ड, इट इज डिफिकल्ट इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद द प्राइमरी केयर गिवर। एक्टिविटीज कैन बी केयरफुली सिलेक्टेड एंड रिड्यूस। कुछ बच्चे रहते हैं जो छोटे में, ये अपन लोअर लेवल पे भी, हाँ, टॉडलर्स, प्री टॉडलर्स की उसमें है पूरा भी। ठीक है, तो उसमें स्ट्रेंजर्स से मिलने का उनको डर रहता है, डर जाते बच्चे।
माँ उनको और डरा के भेजती है कि किसके साथ जाना नहीं, ये पकड़ ले जाते, वो पकड़ ले जाते। तो आपका क्या है, उसको कंफर्टेबल करे, बच्चों को इंटरेक्शन करे। अगर आप कोई देख रहे हैं कि कोई बच्चा बहुत कम इंटरेक्शन कर रहा है, वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है, तो आप पेरेंट टीचर मीटिंग का वेट मत कीजिए कि इसके पेरेंट को आए बाद बोलेंगे कि तुम्हारा बच्चा बात ही नहीं करता, अलग थलग रहता। आप बच्चे को पकड़िए, उसको बैठाइए। अगर आपको लग रहा है कि जो क्लास में बहुत ही चुलबुला बच्चा है, उसको उसके साथ पेयर कीजिए, ताकि ये भी खुले थोड़ा सा। ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ एंगर इन द फॉर्म ऑफ टैंट्रम्स और पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर मतलब, पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर इज द फोर्टे ऑफ फीमेल्स। व्हाट इज पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर? नहीं, गुस्सा दिखाना, लेकिन ऐसा लगना नहीं कि गुस्सा दिखा रहे। राइट, मुंह टेढ़ा करना, बात नहीं करना। ठीक है, उसको पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर मतलब इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। वो मर्दों को जल्दी समझ में आता कि यार आज बीवी जो है गुस्से में है, वो जो समझना है कि ये गुस्से में है, उसको पैसिव एग्रेशन बोलते हैं। बर्तन पटकना, रिकाबियां पटकना, ठीक है, दैट इज पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो छोटे बच्चे भी पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, वो बात नहीं करते, कोऑपरेट ही नहीं करते बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल वो ये समझना है कि ये गुस्सा दिखाने का एक तरीका है, जैसा हम घर पे दिखाते हैं, बच्चा हमको दिखा रहा, तो हमको ये देखना है कि यार ये गुस्से में है, अभी क्यों गुस्से में है उससे पूछना पड़ेगा। लेकिन वो गुस्से में है और आप उस पर और चिल्ला रहे, तो इसका सोल्यूशन तो नहीं निकलने वाला। आपको बच्चे का इमोशन समझना जरूरी है, ये बिहेव कर रहा तो ये क्यों कर रहा। ठीक है। लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन प्लेइंग गेम्स और विद टॉयज। सेपरेशन एंजाइटी। सो जैसे बच्चा केजी की बात, के जूनियर केजी, सीनियर केजी, प्रेपरेटरी, ये 3 साल के अंदर सेपरेशन एंजाइटी होती है। सेपरेशन एंजाइटी वही है जब मदर से अटैचमेंट हो जाता, जब अपन बच्चे को हटाते, वो अकेला एंजाइटी, उसको एंजाइटी होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। और सेपरेशन की वजह से जैसे वो प्राइमरी केयर गिवर के साथ आ जाएगा, फिर से मदर के साथ आ जाएगा, फिर वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। सो सेपरेशन एंजाइटी रिफर्स टू अ स्टेट व्हेन द चाइल्ड बिकम्स फियरफुल और नर्वस व्हेन अवे फ्रॉम होम और सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये टीचर्स, तो आपको क्या करना है, एक बॉन्ड को थोड़ा कम करना है और एक बॉन्ड बढ़ाना है। कौन सा बॉन्ड कम करना है? जो प्राइमरी पेयर गिवर के साथ है, जैसे मदर हो गई, फादर हो गई, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जो भी हो गए, और आपके साथ बॉन्ड, जब तक आपके साथ उसका बॉन्ड बनेगा नहीं, वो बॉन्ड कम होने वाला नहीं, दूसरा वाला। तो आपको बॉन्ड बनाना, ये स्पेशली जो प्री प्राइमरी प्राइमरी के टीचर्स में होता है कॉमन। Children usually display separation anxiety till the age of 3 years, which is considered part of healthy development. 3 साल तक separation anxiety common है। So temper tantrum, shouting, crying, बच्चा आता है, चीखम पुकार करता है, यूं यूं करता है, हाथ पैर मारता है, पेरेंट्स को खींचने लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है? रोल ऑफ टीचर ग्रेजुअली सेपरेटिंग फ्रॉम द चाइल्ड। कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स को हम क्लास में बिठाते हैं कुछ देर तक, ठीक है, आपको उससे चिढ़ना नहीं है। स्पेशली जब आप बच्चे के साथ रह रहे, तो आपको ये देखना है कि बच्चे आपका हर एक इमोशन पढ़ सकते, उसको अंडरस्टैंड कर सकते, उसको रिएक्ट कर सकते। तो आपको इमोशनल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद चिल्ड्रन। कभी कभी क्या होता है कि अपने को रॉ एजेंट जैसा, रॉ मालूम है आपको क्या है? टीचर को रॉ एजेंट सा रहना कि एक्सप्रेशन कुछ नहीं आना चाहिए, अंदर कुछ भी चलते रहे। घर पे कुछ तो हुआ है, घर में अपन परेशान है, लेकिन अपने चेहरे पे नहीं आना चाहिए, ताकि सामने वाले को समझ में नहीं आए कि अपन किस फीलिंग्स में या किस इमोशन से गुजर रहे हैं। वो डिफिकल्ट रहता है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप चिड़चिड़ करोगे तो बच्चा समझ जाता है कि टीचर चिड़चिड़ कर रहे हैं, फिर वो सब गड़बड़ हो जाती है। पहले क्या था कि पहले के टीचर्स जो थे, जैसे हाजी सर हो गए हमारे, वो बहुत बम का निकालते थे। ठीक है, बहुत बहुत मार खाते थे, और बहुत उस तरह की टीचर का पैटर्न वैसा था। आप आज बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से भी, और पेरेंट्स के हिसाब से भी, और मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो हमें ये बाकी जो दूसरे अपने पास हथियार है वो यूज करना है, जिसमें इमोशन से आते हैं। ठीक है, रिजल्ट स्लो रहते, मारने पीटने के आपको लगता है कि रिजल्ट फास्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं रहते। तो इस पे इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आऊंगा, पनिशमेंट। तो आपके हिसाब से पनिशमेंट का क्या रोल है, और पनिशमेंट कहाँ तक जायज तो नहीं है, लेकिन कितनी होनी चाहिए, और उसका कितना सिग्निफिकेंस है? बोलिए। देखिए, ये तो आपका रूटीन का है ना, अभी कितना सिंपल क्वेश्चन है कि भाई पनिशमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ पनिशमेंट इन करंट मॉडर्न डे टीचरहुड? अब बोलो ना। Sometimes ignorance, okay. But if they are repeatedly doing the same mistakes again and again, sometimes we have to give them a little punishment. Okay, okay, But in limit. okay. So who will decide that limit? Like, like not using hands or being physical, not like that. We can counsel them. We can make them different, separate from other things, separate
at them and then we can talk to them about it. ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट आता है, जो साइकोलॉजी का कंसेप्ट है जिसको हम लर्निंग बोलते हैं, इसमें दो चीजें होते हैं। एक चीज होती है हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिव बिहेवियर, हाउ टू इंक्रीज, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिव बिहेवियर एंड हाउ टू डिक्रीज निगेटिव बिहेवियर। ठीक है, तो उसके टेक्निक्स होते हैं। तो उसमें हाउ टू डिक्रीज निगेटिव बिहेवियर में पनिशमेंट काम आती है, आ रही बात समझ में। लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि हमें हाउ टू डिक्रीज निगेटिव बिहेवियर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, हाउ टू इंक्रीज पॉजिटिव बिहेवियर पे हमको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो उसके वास्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है जो पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाना है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है एप्रिसिएशन। कोई भी बिहेवियर को आपको बढ़ाना है तो आपको उसको एप्रिशिएट करना पड़ेगा, या उसके साथ कुछ एक और लालच लगाना पड़ेगा ताकि वो बिहेवियर बढ़ता जाए। ठीक है, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, देखो नमाज, हम नमाज पढ़ते हैं, ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है। तो हम दो चीजों के वास्ते नमाज पढ़ते हैं, एक तो ये है कि हमें सवाब मिले, और दूसरा ये है कि हमें बाद में मरने के बाद उसकी पूछ ना हो। तो इट इज बायलैटरल, दो है। लेकिन बच्चों के अंदर ऐसा नहीं रहता। पनिशमेंट एक हद तक काम करती है, उसके बाद वो काम नहीं करती। ठीक है, दूसरी बात ये, अगर आपको किसी का बिहेवियर पॉजिटिव बढ़ाना है, पॉजिटिव बिहेवियर को इंक्रीज करना है, तो पनिशमेंट काम ही नहीं करेगी वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को, अगर आपको यूनिफॉर्म, वो बाल जमा के नहीं आता रोज, तो ये क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर। बाल जमाना एक पॉजिटिव बिहेवियर, बराबर। ठीक है, अब उसको पनिशमेंट कभी काम करेंगे ही नहीं। उसको, आपको वो बाल जमाया तो कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा या एप्रिसिएशन का कुछ देना पड़ेगा ताकि वो बिहेवियर बढ़े। आप लोग क्या करते हो, वो बाल नहीं जमा के आया इसलिए उसको दो झापड़ रख के देते हो, पनिश करते हो, वो अगले दिन वैसे ही बाल रख के आता है। आ रही बात समझ में? तो पनिशमेंट विल नेवर वर्क व्हेन वी हैव टू इंक्रीज सर्टेन पॉजिटिव बिहेवियर्स। अगर आपको पॉजिटिव बिहेवियर को बढ़ाना है तो आपको पनिशमेंट काम नहीं करेगी वहां पे। ये साइंस बोलता है। आप कोई भी साइकोलॉजी की बुक उठा के देख लेंगे तो उसमें चार चीजें हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट एक है, और एक दूसरा एक कंसेप्ट है, वो ज्यादा है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो ये होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब अच्छा काम करो तो अच्छी चीज मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, इसी के कंसेप्ट होता है टोकन इकोनॉमी, जो हम साइकेट्री साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं। आपने सुना है कभी व्हाट इज टोकन इकोनॉमी? ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई पॉजिटिव बिहेवियर बच्चे में डालना है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव बिहेवियर, फॉर एग्जांपल अभी कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर बोलो, मैं उसका एग्जांपल बनाता फिर अभी। नीट क्लीन का है कि भाई नीट क्लीन है, नेल्स कट करके आना है, नीट क्लीन करना है। तो बच्चे को ये बोलना है कि देखो, अगर तुम 7 दिन तक हर दिन अगर आप नेल्स कट करके आओगे, कोम करके आओगे, तो हम आपको एक स्टार देंगे। अगर हफ्ते में आपको 6 स्टार मिल गए तो हम आपको 7वें दिन कोई एक छोटी प्री डिसाइडेड चीज हम आपको देंगे जो आपको पसंद है, चॉकलेट हो गया, जो भी व्हाटएवर, जो हम प्री डिसाइड कर, इसको हम टोकन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज करना। आप उसको कितना भी मारेंगे ना तो वो नहीं करके भूल जाएगा या कुछ भी होगा, लेकिन जब तक उसको उसका साथ उसका एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड अटैच नहीं होगा ना, जब तक कि वो वर्क नहीं करेगा। तो एज अ टीचर ये इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या उसका पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ाना है या उसका नेगेटिव बिहेवियर कम करना है। जहां पे नेगेटिव बिहेवियर कम करना है वहां पे कभी कभी पनिशमेंट काम आएगी, लेकिन क्या है मसला कि हम हर चीज के वास्ते पनिशमेंट को टूल, एज अ टूल यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे मेरे को बच्चे का पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ाना है या नेगेटिव बिहेवियर कम करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे बात कर रहे हैं, एक बच्चा है जो हाइपर एक्टिव है, बाइंग के बाद में थोड़ी देर के बाद हाइपर एक्टिव है, वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है क्लास। तो इसका आपने क्या करना है, नेगेटिव बिहेवियर को कम करना है। तो कैसा करोगे मैम? क्लास में क्या क्या इन्वॉल्व करोगे? बैठा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, तो उसको अकेले में बिठा के वो करना है कि बेटा आप जो कर रहे हो ना उससे क्लास डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, आपको लगता है कि आपके वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है, उसको उसका थोड़ा एहसास दिलाइए एंड उसी से सोल्यूशन पूछिए कि भाई ऐसा हम क्या करें ताकि आप एक जगह बैठो। ठीक है, वहां पे पनिशमेंट काम करेगी थोड़ा बहुत, वो भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं, उसको डांटना नहीं है, उसको अननेसेसरी कमेंट्स नहीं करना है, उसको कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना है,
एक है उसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको आइसोलेट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भाई तू यहाँ पे बैठ, अपनी चेयर के बाजू उसकी चेयर लगा सकते हैं ताकि आप सुकून से रहे और वो भी सुकून से रहे, ठीक है। मॉनिटर बना सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट वर्क बहुत हद तक कम करती है बिहेवियर को शेप करने के वास्ते, ठीक है। अगर आपको किसी का बिहेवियर शेप करना है तो पनिशमेंट वर्क नहीं करेगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपके कि अपने को बिहेवियर बढ़ाना है और नेगेटिव बिहेवियर कम करना है, बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। कंप्लेंट्स ऑफ स्टमक एक, हेडेक, फीवर, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, कितने लोगों ने वो किए, ये एक्सपीरियंस किए, बच्चा बोलता पेट दुख रहा, सर दुख रहा, हाथ दुख रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही, फिर क्या करें आप लोगों ने, अगले दिन फिर कर किया उसने। पिछले 8 दिन से वो यही बोल रहा है कि दोपहर में 10 बजे मेरे को तकलीफ होती है, कल भी वही बोलेगा, फिर पेरेंट्स बोलेंगे आपको कि अरे उसका पेट दुख रहा था 10 बजे से, आपने 1 बजे तक बोले नहीं, ऐसा हो, ऐसा कैसा करे आपने, ये तो बोलेंगे ना पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स अपने से ज्यादा होशियार रहते हैं। हाँ, you talk call the doctor in the school, madam you are working in some Chhatrapati Sambhajinagar, Aurangabad, you are not working in US UK। अच्छा बोलना है, ओके ओके ओके, इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्ट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आपको ये मालूम पड़ गया कि ये चीज का फायदा उठा रहा है बच्चा, बच्चे क्या रहते हैं बहुत होशियार रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको मालूम पड़ गया, बच्चे जो है ना पानी के ऐसे रहते हैं, पानी की एक प्रॉपर्टी है, इट विल गो इन द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, मतलब जहां से उनको रेजिस्टेंस कम मिल रहा है ना वो रास्ते पे चल जाते हो, वहां पे उनका फ्लो डाइवर्ट हो जाता है। जैसा कि उनको मालूम है कि माँ बाप से फटके पड़ रहे तो दादा दादी के पास चल जाते, तो दैट इज द थिंग, बट दैट इज अ वेरी रॉन्ग फॉर देम, अंडरस्टैंड। सो फर्स्ट इज डिस्ट्रैक्ट हिम, ठीक है। उसके कंसर्न्स, उस पर कुछ रिएक्ट मत कीजिए, लेकिन उसके कंसर्न्स को सुनिए। अरे तू नाटक कर रहा रे, मालूम है क्या है तेरा, कुछ नहीं मालूम है, तू रोज का है तेरा, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। कोई अच्छा ठीक है आपका पेट दुख रहा ना, कोई मसला नहीं, अपन बैठिए, आप बैठिए, पानी पी के आओ, टॉयलेट को जाके आओ, ऐसा कुछ तो बोल के उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। उसके जो इमोशंस है, उसका जो, उसको थोड़ा तो वैल्यू देना है, उसको बिल्कुल ही तू नाटक कर रहा, रोज का हो गया तेरा, इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं बोलना है, ठीक है। रिक्वेस्टिंग टू मेक फ्रीक्वेंट कॉल्स एट होम, नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट देयर होमवर्क, फॉलिंग इल ऑन द डेज ऑफ एग्जाम एंड असेसमेंट्स। देन ऐसा अगर हुआ कि ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो अगर वो हो जा रहा है, घड़ी घड़ी बीमार पड़ जा रहा है, तो आपको पेरेंट्स को बुला के बात करना है कि देखिए आपके बच्चे में कुछ इशू है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेंगे, ये इश्यूज है, वो जिस हर दिन बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो पेट दुख रहा बोल के, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इतने ड्रामेटिक करते, ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर के अंदर ही नहीं जाता ऊपर, ठीक है। तो वो एक लर्न बिहेवियर था बच्चे का, वो एक लर्न बिहेवियर, उसको मालूम है कि मैं ऐसा करूंगा तो घर वाले आके मेरे को लेके चल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, मुस्कान से बहुत सारे बच्चे आते हैं कि भाई 2-2 साल से 3-3 साल से स्कूल नहीं गए, क्यों नहीं गए स्कूल, तो ये उसका पेट दुख रहा था, उसको चक्कर आ रहे थे, उन्हें गिर जा रहा था, फिर वो 2-3 महीने गया नहीं, फिर नहीं गया वो, फिर रात में मोबाइल देखता है 2-3 बजे तक, फिर सुबह उठता नहीं है। मेरे पास तो ऐसा एक नॉन मुस्लिम केस है जिसमें उसका ये था, डिमांड थी कि मेरे बच्चे को ना दोपहर का स्कूल डाल। मैंने भैया मराठी और इंग्लिश मीडियम के कोई भी स्कूल दोपहर से नहीं रहते, ज्यादातर उर्दू मीडियम के कुछ स्कूल से दोपहर से, अदरवाइज देयर आर नो स्कूल्स व्हिच स्टार्ट इन द आफ्टरनून। द रीजन वाज कि बच्चा रात में 2 बजे तक मोबाइल देखता है तो सुबह 7 बजे उठ नहीं पाता है, तो दोपहर 11-12 बजे के स्कूल से डालो बोल के, दैट वाज द डिमांड। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उसको अंडरस्टैंड करना है कि वो क्यों कर रहा है। यहाँ भी एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि ये क्यों कर रहा है बच्चा, ऐसे सिम्टम्स क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूँ। स्केयर्ड, फियर, देखिए हम उसी चीज से डरते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं या हमें वो नहीं आ रही, उससे हम भागते हैं। तो ये बच्चा अगर ऐसा कुछ सिम्टम आपके पास लेकर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि बच्चे को कहीं ना कहीं पढ़ने में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उसके पेट में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी पढ़ाई में। तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि इसको क्या मसला है, क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। या तो इमोशनली डिस्टर्ब है या फिर पढ़ाई के अंदर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है, ओके। Frequently visiting school medical rooms without any reason, refusing to participate in peers with social activities. Parents can sit with the child in the classroom first, and then they may go and sit. What the teachers can do,
they can ask the parent to sit for few days, they can ask the sibling to sit. अगर वो उसका भाई या बहन अलग क्लास में है तो उसको छोटे बच्चे के साथ लाके बैठा सकते हैं कि थोड़ी देर तू बैठ बोल के, ठीक है. What is ghost teachers? Ghost teachers, teachers, दोस्त नहीं, ghost teachers. नहीं, अभी एक कंसेप्ट आया है जो बॉम्बे और पुणे में, जहाँ पे क्या होता है कि स्पेशल चाइल्ड अगर कुछ है तो उसके साथ उसका एक टीचर रहता है साथ में, सिंगल टीचर जो कंसेप्ट है उसमें ये होता है कि दैट चाइल्ड, वो क्लास टीचर तो रहेगी लेकिन फॉर दिस चाइल्ड देयर विल बी अ सेपरेट टीचर. एंजाइटी पैटर्न्स इन चिल्ड्रन. अब कुछ अपन केसेस देखेंगे, केसेस और उसका फिर अपन सोल्यूशन देखेंगे. तो ये केस है, साहिल, a 6-year-old boy with brought by his father to school for enrolling him in first grade में उसका एडमिशन के लिए लेकर आए. He showed intense anxiety and unwillingness to get separated from the parents. According to them, he suffered from numerous fears and nightmares since very young age. So what is this? A child 6-year-old brought for admission, वो माँ बाप को नहीं छोड़ रहा. ये क्या है? Separation anxiety. So what are the signs of anxiety? मतलब बेचैनी, घबराहट, इसके साइलेंट सिम्टम बच्चों में क्या रहेंगे? तो फिजिकल रहेंगे, रैपिड ब्रीदिंग, ये अपने रेड फ्लैग साइंस है. जब आपको कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करना है, इंटरवेंशन कैन बी एट योर इंडिविजुअल लेवल, इंटरवेंशन एट द पेरेंट्स लेवल, इंटरवेंशन एट द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड इंटरवेंशन एट अ डॉक्टर लेवल. तो फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? रैपिड ब्रीदिंग मतलब जोर जोर सांस लेना, स्वेटिंग, पर्सपायरेशन मतलब पसीना निकलना, ट्रेमलिंग और शेकिंग, वीकनेस, रैपिड हार्ट बीट, चेस्ट पेन, मसल टेंशन, इंडाइजेशन और डायरिया, डिजीनेस और फीलिंग लाइट हेडेड. तो दीज आर सिम्टम. ऐसे कोई सिम्टम आए तो बच्चा, इसका मतलब है देयर इज एंजाइटी इन द चाइल्ड. कॉग्निटिव लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफिकल्टी इन फोकस, नेग्लेक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थॉट्स ऑफ डेंजर, फ्रस्ट्रेशन, फ्राइटनिंग इमेजेस, ड्वेलिंग ऑन फियरफुल पॉसिबिलिटीज. बिहेवियर के अंदर इम्पेशेंट रहेगा बच्चा, बहुत बेचैन रहेगा, इम्पेशेंट रहेगा. प्रॉब्लम परफॉर्मिंग टास्क, स्लीपिंग डिफिकल्टीज, आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, एग्रेशन टुवर्ड्स अदर्स, रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज. तो ये जब बिहेवियर कॉमन है, मसला क्या होता है कि हम उसको एज अ प्रॉब्लम नहीं समझ के एज अ बिहेवियर समझते हैं. अंडरलाइंग प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है, इसलिए बच्चा ऐसा बिहेव कर रहा है. अब उसको जब तक आप तह तक नहीं पहुंचोगे, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है. इमोशनल इज इरिटेबिलिटी एंड सैडनेस. बच्चों में इरिटेबिलिटी कैसे दिखती? 5 साल का बच्चा है, वो इरिटेबल है, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर 30 साल का आदमी है, वो इरिटेबल है तो वो गाली गलौज करेगा, चीखा पुकार करेगा, चीजें फेंक देगा. छोटा बच्चा कैसा करेगा? Okay, shouting, crying, lack of interest. He will not eat his food. He will not talk to anyone. There will be no eye contact. Most of the time he will looking down. ठीक है, दिस इज इरिटेबिलिटी. Whenever आप उसके बात करोगे तो वो नीचे देखेगा, आपकी तरफ आई कॉन्टैक्ट बना के नहीं देखेगा. Causes anxiety, avoidant behavior. ठीक है. What teachers can do? Establish rapport with the child. What do you mean by rapport? Yes, what is rapport? ये रैपो साइकेट्री का टर्म है. बेसिकली रैपो का मतलब ये होता है कि डॉक्टर और पेशेंट ने दोनों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, इतना स्ट्रांग ताकि पेशेंट दिल खोल के बात कर सके और डॉक्टर उसको दिल खोल के मदद कर सके. ठीक है, इसको टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया तो वो आते ही पहली विजिट के अंदर सारे पर्सनल पत्ते नहीं खुलता. अंदर की बात रहती, कुछ पर्सनल इश्यूज रहते, कुछ ऐसे इश्यूज रहते जो डिस्कस फैमिली के साथ नहीं करे रहते, लेकिन हमारे साथ करते वो लोग आके, क्योंकि उनको ये भरोसा रहता कि डॉक्टर जो हमारे सामने बैठा है, एक तो ये हमारी बात बाहर नहीं फैलाएगा, ठीक है, दूसरी बात ये रहेंगी कि ये हमारी मदद करेगा, ये हमारी बात समझ के लेगा. तो रैपो बनाना बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है. और रैपो बनाने के लिए आपको बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सुकून, पेशेंस बहुत जरूरी है. अगर आप हड़बड़ में, जैसा आप बात कर रहे किसी से और वहां से कोई जा रहा, तो आप फोन उठा के बात कर ले रहे हैं, या आपका फोन आया, आपका ध्यान नहीं उसकी तरफ, तो कोई भी बच्चा आपसे फिर आके नहीं बात नहीं करेंगे. आपकी ये दिस आपके अपने बच्चों पे भी अप्लाई होता है. जो भी मैं आज बात कर रहा, या आपके अपने बच्चों पे भी, आपके घर के बच्चों पे भी अप्लाई होती बात है. ठीक है. सो एस्टैब्लिश अ रैपो. टेक अपॉर्चुनिटीज टू टॉक टू चाइल्ड आउटसाइड द क्लास व्हेनेवर पॉसिबल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वी टॉक यूजुअली टू द चिल्ड्रन व्हेनेवर वी आर इन द क्लास ओनली. कभी मिल गए सब बाहर इंटरवल के अंदर या प्ले टाइम में, ठीक है, बात कीजिए.
सर एक आपके लिए मेंटर मेंटी प्रोग्राम आप बनाइए, मतलब दैट विल बी अ वेरी गुड। हम जब एमबीबीएस में बना रहे हैं तो 7th-8th क्लास के बच्चों में मेंटर मेंटी प्रोग्राम बना कोई मुश्किल नहीं। एक टीचर को 6 बच्चे, 7 बच्चे, 10 बच्चे आपके उसके हिसाब से इट इज अ वेरी गुड कंसेप्ट। वो क्या है मैं आपको बताता बाद में। आइडेंटिफाई द ट्रिगर ऑफ एंजाइटी एंड हेल्प द चाइल्ड रियलाइज दैट the anxiety will eventually stop. Ask the child to take deep breath, relaxation exercises and practice for normal regular intervals. Breathing exercises कराने का, उसको डिस्टार्ट करने का, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जोर सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, इस तरह से करने का, ठीक है। उसको थोड़ा कंफर्टेबल करने का, पानी वानी पिलाने का, उसको थोड़ा आइसोलेट कर लेगा, आइसोलेट मिला के बात करने का। Make the child focus on interesting activities. I told distraction is the most important. With whatever he is interested, ask him to do that. Humor and laughter are good ways of reduce symptoms of anxiety. Student must be allowed to negotiate flexible timings and for assignments. Child's regular schedule must be followed as much as possible. This is very very important. हम क्या करते हैं, जब बच्चा कोई प्रॉब्लम में आता है तो हम उसके जो पढ़ाई है उसको कम कर देते हैं। हमने को लगता है कि पढ़ाई की वजह से हो रहा है। 99% of the problems are emotional. Most of the children are emotionally disturbed. That's why they are having behavioral problems. Depressive states. One more case study. Vivek, a 8-year-old boy who, according to his mother, clings to her, refuses to play and instantly throwing himself down the floor and crying frequently. He refuses to go to school and no longer eats well as well he used to do. This behavior has been quite noticeable over the last 2 months and has increased dramatically in the last week. मतलब एक बच्चा है जो कि माँ बाप को छोड़ नहीं रहा, खाना नहीं खा रहा, इंटरेक्शन उसका कम हो गया हुआ है, इमोशनली डिस्टर्ब है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज डिप्रेशन, चाइल्डहुड डिप्रेशन, ठीक है, वेरी कॉमन। तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इन अ चाइल्ड? लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर इन अदर एक्टिविटीज, रेस्टलेस, फिजिटी, पेसिंग अराउंड, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देख रहे हो कि बच्चा है जो 8 साल 9 साल का है, उसको एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी रहना चाहिए, लेकिन एनर्जी नहीं है इसके अंदर, क्या रीजन है? तो लैक ऑफ एनर्जी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, कॉग्निटिव में लो अटेंशन, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन, डिफिकल्टी इन मेमोराइजिंग, इनएफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ये बड़ों में भी होता है। अगर कोई मिडिल एज फीमेल भी है, दे कम हमारे पास आते हैं वो सारे फीमेल्स कि डॉक्टर साहब मेरे को उदास लग रहा है, मायूस लग रहा है, दिन में लग रहा है। वो तो है ही सर, लेकिन एक चीज है मैं भूल जा रही हूँ चीजें। तो फॉरगेटफुलनेस इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो चाइल्डहुड में भी, चिल्ड्रन में भी होता है। इमोशनल में फीलिंग वर्थलेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेबिलिटी, इमोशनल आउटबर्स्ट, एक्सेसिव गिल्ट और सेल्फ ब्लेम। फॉर एग्जांपल सेल्फ ब्लेम बच्चों के अंदर बहुत कॉमन होता है। हर चीज को वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसा मम्मी की तबीयत खराब हुई तो उनको लगता है कि मेरे वजह से हुई तबीयत खराब, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। छोटे भाई को मार लग गया, उसका फ्रैक्चर हो गया, एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको। तो उनको लगता है कि यार ये मेरे वजह से गिरा, अगर मैं चाहता तो उसको पकड़ सकता था या बचा सकता था, और वो गिल्ट में इतना जाते रहते, फिर वो सोचते रहते कि आई एम वर्थलेस, होपलेस। बड़ा बच्चा अगर है 8, 9, 10 का, तो फिर दे बिकम सुसाइडल, ओके। एक्सेसिव गिल्ट और सेल्फ ब्लेम, क्राइंग स्पेल्स, फीलिंग सैड, हेल्पलेस और होपलेस, एपिसोड्स ऑफ फियर, एंजाइटी। फिजिकल क्या है? रिपीटेड फिजिकल सिम्टम्स लाइक हेडेक्स, बॉडी एक्स। देखिए, डिप्रेशन का कॉमन प्रेजेंटेशन इन चिल्ड्रन एंड वुमेन इज नॉट टेलिंग दैट आई एम फीलिंग लो, इट इज फिजिकल सिम्टम्स। अगर कोई फीमेल के अंदर भी डिप्रेशन है तो वो डायरेक्ट ये नहीं रहेगा कि उसको उदास लग रहा, मायूस लग रहा, नहीं। उसके सिम्टम क्या रहेंगे? पेट में दुखना, हाथ पैर में दुखना, सर दुखना, कमर दुखना, कुछ ना कुछ दुखते रहता है लोग। जब वो टेस्ट करते हैं तो कुछ निकलता नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जहनी तौर पे परेशान है, स्ट्रेस में, ठीक है। तो बच्चों का भी वैसे रहता है। वो आपको आके ये नहीं बोलेंगे मेरे को उदास लग रहा मर जाने का, ठीक है। वो आके ये बोलेंगे कि मेरा दुख रहा है कुछ, तो फिजिकल पेन्स, ठीक है। व्हाट टीचर्स कैन डू? प्रोवाइड इन स्कूल काउंसलिंग टू द चाइल्ड। तो हर स्कूल में जरूरी है कि काउंसलिंग की जगह हो, काउंसलर हो। सीबीएसई में तो दे हैव मेड इट कंपलसरी दैट स्कूल काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट शुड बी देयर, एंड those institute who are having more than 100 children, they should have in-house psychologist, and those who are having less than 100, they should have at least visiting psychologist. So that is a compulsory thing. आप जिसको अपॉइंट कर रहे हो उसको ये भी देखिए उसको खुद को कुछ आता क्या, ठीक है। दैट इज वेरी वेरी, नहीं तो साला फायदा करने से ज्यादा नुकसान कर देगा बच्चों को, ठीक है। पेयर द चाइल्ड विद अ क्लासमेट हु इज सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ द सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अभी कल ही मेरे पास एक प्रपोजल आया हुआ है, उसको हम पीयर ग्रुप, 2 मिनट में बताता आपको, थोड़ा टाइम ले रहा हूँ सर, लेकिन आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना?
यस तो अब ये कंसेप्ट मेरे पास कल ही आया, पीयर ग्रुप, पीयर काउंसलिंग क्लब प्रपोजल। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास के सेकंड ईयर के बच्चे जो है बदनापुर के, वो एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे एंड दे विल काउंसिल द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हु हैव कम। ओके, सो दिस इज पीयर काउंसलिंग क्लब, जिसके अंदर सेलेक्टेड बच्चे जिसको हम ट्रेनिंग देंगे, जो फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को हम लोग ट्रेनिंग देंगे कि हाउ यू शुड गिव काउंसलिंग। काउंसलिंग भी पूरी नहीं करना है, उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। जैसा अपना फर्स्ट एड रहता है ना, मेडिकल फर्स्ट एड, तो रहता है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। तो अभी ये कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं अभी हमारे मेडिकल कॉलेज में। तो हम सेकंड ईयर के बच्चों को, कुछ बच्चों को ट्रेन करेंगे ताकि वो फर्स्ट ईयर के बच्चों को आइडेंटिफाई करें और उनकी हेल्प करें और हमारे तक लेकर आए कम से कम। ठीक है, सो pair the child with a classmate who is sensitive and aware of the situation of the child. Identify extracurricular activities in which child is interested. This is very, very important. Students who are depressed may have cognitive deficits. Thus, during examination, extend time if they are provided. If you आपको लगता है कि डिप्रेस्ड है child, तो आपको एग्जाम में थोड़ी उसकी हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फिर फेल हुआ या कम मार्क्स आए उसके, तो फिर और स्ट्रेस में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ टेस्ट नॉलेज may be adopted such as oral test, multiple choice questions and so forth. Modify submission deadlines of the assignment if the child is having depressive episode. तो अगर आप उस टाइम पे अगर आपको लग रहा है कि असाइनमेंट थोड़ा लेट भी कर रहा है, होमवर्क थोड़ा नहीं भी कर रहा है, तो आप उसको क्लास में अलग से बिठा के होमवर्क करवा लीजिए। लेकिन उसको आपको हेल्प, उसको कहीं ना कहीं ये फील होना चाहिए कि टीचर मेरे को हेल्प करने के लिए, ये उसके जहन में कहीं ना कहीं मैसेज जाना चाहिए। ठीक, in helping the child who is depressed, social recreational activities should not be made dependent upon performance. The child may be rewarded for performing routine activities. Again, the important thing is token economy. Very, very important. अगर आपको पेज बच्चे का बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर बढ़ाना है, तो टोकन इकोनॉमी, पॉजिटिव reinforcement is the choice. हाँ, ये important है. Issues of inattention and hyperactivity. Raghav, a 6-year-old boy, was taken out by a teacher to the principal's office following his behavior, which included hitting other children, throwing things, always moving in the class, and having to be told repeatedly to do his work. The teacher was completely exhausted and felt that he should run behind him constantly. समझ में आया केस? कितने लोगों ने ऐसे केस देखे हुए हैं कि बच्चा क्लास में बैठता ही नहीं है, इनअटेंशन है, फोकस नहीं है, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। कितने लोगों ने देखे? सबने देखे। तो हर क्लास में आपको 5-7 बच्चे ऐसे मिलेंगे, 5-7 क्लास में ऐसे मिलेंगे जो कि एक जगह बैठते ही नहीं है, इनअटेंशन रहता है, हाइपर एक्टिविटी रहता है। ये एक बीमारी है बच्चों की, जिसको हम ADHD बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो उसके 3 कंसेप्ट होते हैं, इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। तो इनअटेंशन, फेलिंग टू गिव क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स, उनको अगर आप कोई काम दिए तो वो फोकस ही नहीं करते, आधा काम करते आधा छोड़ देते। देन डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन, नॉट लिसनिंग, इजीली गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, देन हाइपर एक्टिविटी, फिजिटिंग, इनएबिलिटी टू सिट एट वन प्लेस, दिस इज द मोस्ट डिस्टर्बिंग फॉर द चिल्ड्रन। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई एक आधा हाइपर एक्टिव, अगर आप स्टूडेंट्स है और एक बच्चा जो है वो इधर उधर घूम रहा है, इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इधर उधर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो जो पढ़ाने वाला है या जो बात करने वाला है उसको बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द टीचर। डिफिकल्टी प्लेइंग क्वाइटली, ऑलवेज ऑन द गो, ड्रिवन बाय अ मोटर, एक्सेसिव टॉकिंग। सो इंपल्सिविटी बच्चों में कैसी रहती है? इंपल्सिविटी मतलब बगैर सोचे समझे काम करना, उसको इंपल्सिविटी बोलते हैं। मतलब क्वेश्चन खत्म होने से पहले उसका आंसर निकल देगा और वो गलत रहेगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ तो वो उसका आंसर आ जाएगा, एक चीज। दूसरा है, अपने टर्न के लिए वेट नहीं करता, लाइन लगी हुई है, चौथे नंबर पे खड़े हुए, पहले आके देखेंगे पहले क्या कर रहा है, फिर वापस आएंगे अपनी जगह। तो दिस इज इंपल्सिविटी। bursting out answers before the question has been completed, difficulty in waiting a turn, interrupting or intruding others। आप बात कर रहे हो, बीच में बड़बड़ करना शुरू कर देता है बीच में। ठीक है, this is ADHD, this is a disorder। okay, these children needs to be referred to behavioral doctors, psychologists। okay, but हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर? आप क्या कर सकते हो? मिनिमाइज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चाइल्ड। आप रखिए कि भैया ये बच्चे का प्रॉब्लम है, ये एक लेवल तक सुनेगा, बाकी नहीं सुनने वाला। ठीक है, एंश्योर फेलो स्टूडेंट्स आर सेंसिटाइज्ड टू द कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। दूसरे बच्चे, क्लास के बच्चों को समझाने कि यार ये इसके अंदर अलग मोटर फिट है। ठीक है, ये नॉर्मल जैसा नहीं है, नॉर्मल इस तरह से वर्ड नहीं यूज करना है कि नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं। इसको लगे थोड़ा हाइपर एक्टिव है, इसकी शरारती ज्यादा है, इस तरह के वर्ड यूज करना चाहिए। और दूसरे बच्चों को आप इसके साथ रहोगे तो आपको भी डिस्टर्ब करेगा,
तो आप उसको आइसोलेट, बच्चे को थोड़ा सा अलग बिठा सकते हो, या अगर लड़का है तो उसको लड़कियों में बिठा सकते हो ताकि वो दूसरे ग्रुप बना के मस्ती ना करे. मेक द चाइल्ड सिट नियर द टीचर्स डेस्क फॉर मॉनिटरिंग. Praise him for the task that he accomplishes. Yeah, I have told. The use of praise will be more effective. Surround students with good role models. मैंने ये बताया कि रोल मॉडल्स आपको पेशेंट को, बच्चों को बताना है. Try not to place these students near air conditions, high traffic areas, heaters, doors और windows. जैसा कि आप डोर्स विंडोज के पास मत बिठाइए, वो डोर विंडो के पास बैठेंगे तो कंटिन्यू उनका ध्यान बाहर रहेगा, तो उनको थोड़ा सा दीवार की तरफ से बिठाइए. Children who are with such concern do not handle change well, so avoid transition, physical relocation, changes in schedules and disruption. Teach the child to break down the task into shorter subparts. बड़ी टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके एक एक टास्क देने का हो, ठीक है, और उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखने का. वो मीडियम बच्चे रहते हैं, उनका आईक्यू बहुत स्ट्रांग रहता है, दे आर वेरी होशियार बच्चे रहते हैं, लेकिन हाइपर एक्टिव रहते हैं, ठीक है. दो अलग अलग चीजें हैं, आईक्यू अलग चीज है, हाइपर एक्टिविटी अलग चीज है. और ये बच्चों को अगर अपन ट्रीट करें तो ये 100% ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन पेरेंट्स को ये कन्वे करना कि बच्चे में प्रॉब्लम है, वो सबसे डिफिकल्ट चीज है आज के जमाने में. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर बुला के बोले कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, इसी को आप किसी डॉक्टर के पास बताइए, तो वो स्कूल चेंज कर देते हैं. Giving instructions to children with inattention and hyperactivity. Before giving any instruction to a child, get the attention of the child. ठीक है, तो बच्चे को आप सामने बिठाइए. अगर आपको उसको इंस्ट्रक्शन है तो पहले उसको बोलिए, भैया मेरी तरफ देख, सादिक मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ. वो उतनी देर, और शॉर्ट स्टेटमेंट, बड़ी टास्क नहीं देने का, छोटे छोटे टास्क देने का, और उनका अटेंशन ज्यादा देर का रहता नहीं. तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देना है फटाक से देके खत्म कर देना, लंबे लंबे कहानी नहीं सुनाते बैठना, उनका अटेंशन नहीं रहता. मेंटेन आई कॉन्टैक्ट while giving verbal instructions. Make directions closer and concise. That's it. Excessive internet use. So Tanush, a 8-year-old boy, was often found sleeping in the class and even during activity period. He preferred to sit in the class. One day the teacher asked him the reason for not doing homework. He started crying and for the next day stopped coming to school. The mother was contacted and he was being playing games late at night. So this is the new generation problem. Most of the time they are on mobiles. So that अगर आप उनको ये बोलोगे कि मोबाइल नहीं यूज करना है तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है. तो आपको उनको समझाना है कि आप मोबाइल यूज कीजिए, लेकिन एक लिमिटेड ड्यूरेशन के वास्ते यूज कीजिए, उसको एक कैपिंग कीजिए. आप पेरेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा ज्यादा मोबाइल देख रहा है तो पेरेंट्स से बुला के बात कीजिए, पेरेंट्स को अंदाजा दिलाइए या उनको एहसास दिलाइए कि आपका बच्चे की जिंदगी मोबाइल की वजह से खराब हो रही है, तो उसमें उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल तो क्लास में रहता नहीं, मोबाइल कहाँ रहता, घर पे रहता. तो चेंजेस कहाँ होना चाहिए, घर पे होना चाहिए. तो क्या होना पड़ेगा, माँ बाप को पहले खुद का मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, ठीक है. बाबा साहब जो है वो मूवी देखते बैठे हुए हैं, अम्मा साहब जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे देख रही, तो फिर बच्चा क्या करेगा, वो जो करना है वही करने वाला, ठीक है. सो दैट इज द थिंग, ठीक. सो इट हैज टू बी स्टार्टेड. सर्टेन थिंग्स आर, it is a combined relationship, combined responsibility of the teacher as well as the parent, ठीक है. ना टीचर कंप्लीटली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बच्चे को ठीक कर सकता, ना ही पेरेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बच्चे को ठीक कर सकता, ठीक है. So now we come to very important topic, specific learning disability. Yes, what it is? Yes, specific learning disability. मेरे पास बच्चा है, कल की बात करूं, बच्चा 15 दिन पहले आया था. मदर का बोलना था कि फोकस नहीं है, और फादर का बोलना था कि माँ का ध्यान नहीं, और माँ का बोलना था कि बच्चे का फोकस नहीं, ठीक है. बच्चा था 8th क्लास के अंदर, उसको सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मिनिमम फार्मूलेज नहीं आ रहे थे. डिक्टेशन बोलने के बाद उस एक लाइन के अंदर 50 मिस्टेक थे. उसको कुछ रीड करने के बोले तो वो टुट्टी फुट्टी हिज्जे करके रीड कर रहा था, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो उसके समझ के बाहर. सो दिस इज लर्निंग डिसेबिलिटी. सो व्हाट इज लर्निंग डिसेबिलिटी? इट इज अ डिसऑर्डर इन विच द IQ ऑफ द पर्सन इज नॉर्मल, मतलब उसका इंटेलिजेंस नॉर्मल रहेगा, लेकिन दिस चिल्ड्रन विल हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स, ठीक है. रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स, ठीक है. IQ अगर आप देखोगे, जैसे
उसकी मदर का बोलना सर वो मोबाइल तो अच्छा चलाता, 50 चीज़ें करके आता, वो घूमने उसको चीज़ लेके आओ तो पूरी चीज़ लेके आता, मोबाइल में कैसा खोलने का, कौन सा ऐप डाउनलोड करने का, वो सब बताता, इसमें क्यों नहीं कर रहा, वो फोकस ही नहीं है उसका। तो यहाँ पे क्या होता है कि एवरीथिंग, सारी जिम्मेदारी बच्चे पे आ जाती है, बच्चा कर नहीं पा रहा है, तो बच्चा क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मेरे से हो रहा ही नहीं, मैं कैसा करूँ, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं। और फिर वो जो बैक बेंचर्स है या जो क्लास के ऐसे बच्चे हैं जिनका ध्यान जो कि खराब बच्चों में गिने जाते हैं, उसमें उसका शुमार हो जाता है। फिर वो बोलता वैसे भी नहीं सुन आ रहा मेरे को, ऐसे भी नहीं आ रहा, तो बेटर है कि मैं छोड़ दूँ। तो ऐसे बच्चों को अर्ली पिकअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्ली पिकअप बोलते तो ये बच्चे आपको अराउंड 6-7 ईयर्स में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चों में डिफिकल्टी है, पी को बी लिखते, बी को पी लिखते, ठीक है, पी क्यू गड़बड़ करते, 1 को 2 उल्टा लिखते, 5 को इधर मतलब रिवर्सल रहता हूँ, मिरर इमेजेस बनाते हैं, राइट। सो ये अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट से ये बच्चों को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक बार वो बच्चा 8वीं 9वीं तक चले गया तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए स्पेशल टीचर्स रहते हैं जिसको रेमेडियल एजुकेशन या रेमेडियल ट्रीटमेंट बोलते हैं, जिसमें सिंबल्स और साउंड्स का करेक्शन बच्चों को बताया जाता है, जिसमें फिनोम्स सिखाए जाते हैं। उसमें अलग स्पेशल टीचर्स जो ट्रेन करके आते हैं वो लोगों को हेल्प करते हैं। हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। हमें 3-4 चीजें आइडेंटिफाई करना है। एक हाइपर एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना है, दूसरा है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अगर एडीएचडी का बच्चा आपने आइडेंटिफाई करे, उसको ट्रीटमेंट करे अपने थोड़ी दिन में ना, तो पेशेंट पूरा 100% नॉर्मल होने, बच्चा पूरा नॉर्मल होने वाला है, उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का है कि अगर उसको रेमेडियल ट्रीटमेंट मिला तो उसका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट हो जाता है, क्योंकि आईक्यू नॉर्मल है। देखिए आईक्यू अपन बढ़ा नहीं सकते, जो बच्चे आईक्यू कम वाले रहते वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड रहते, उनका आईक्यू अपन नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ये ट्रीटेबल कंडीशन है। एडीएचडी ट्रीटेबल है और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है ट्रीटेबल है, ठीक है। तो वो बच्चे को हमने एसेस किया और उसमें मालूम पड़ा कि उसका आईक्यू नॉर्मल था, बिल्कुल आईक्यू वाज विद इन नॉर्मल लिमिट्स, बट द प्रॉब्लम वाज ही हैड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। उसके स्पेशल टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हमने कराए हैं। अब इसके बाद हम उसको रेमेडियल टीचर के पास भेजे हैं और रेमेडियल टीचर उसको अभी वो कर रहे हैं। लेकिन हम लोग वो केस के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स बहुत लेट आए, हम लेट हो गए, अब वो 8th में चले गया, पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें डिफिकल्टी। एक और फायदा स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का असेसमेंट्स का ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसके बहुत फैसिलिटीज दिए जाते हैं, बच्चों को आधा घंटा एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर कोई बच्चे को 10th का मैथ्स नहीं आता है तो उसको 6th का मैथ्स, 7th का मैथ्स दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में उसके लिए सीट्स रिजर्व है, एमबीबीएस की सीट्स रिजर्व है, इंजीनियरिंग की सीट्स रिजर्व है, तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बट उसको सर्टिफिकेशन लगता है, वो बॉम्बे से कराना रहता है सर्टिफिकेशन। लेकिन अगर कोई जेन्युइन केस है तो हम उसकी मदद 100% कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट है 3rd से लेके 5th के टीचर्स। ये क्लास के अंदर इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चे के अंदर गड़बड़। लेकिन क्या होता है कि हम कन्वे गलत करते या कन्वे नहीं करते, हम ये नहीं समझते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम वहाँ पे टीचर बन जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें मेंटर बनना है। मेंटर मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार बच्चा अपने सामने है, अगर इसकी अपन थोड़ी मदद करेंगे तो ये छोड़ सकता, आगे बढ़ सकता, नहीं तो ये छोड़ देगा पढ़ाई, ठीक है। तो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया उसको बोलते हैं। डिसलेक्सिया में डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजिंग और लर्निंग डिफिकल्टीज अफेक्टिंग लैंग्वेज, line coordination, skill, working memory, it is language based. Dyscalculia is maths and dysgraphia is drawing. What teachers can do? Do not label the child. लेबल तो आपको आम जिंदगी में भी नहीं लगाना, किसी को अपनी जिंदगी में भी अपन लेबल लगाते, घर पे भी नहीं लगाना। ट्रेसिंग, दिस इज इंटरवेंशंस, नॉट वेरी। बॉडी इमेजेस एंड सेल्फ एस्टीम इश्यूज, ये एडोलेसेंट में 13-14 साल के बच्चों को, उनको लगता है कि सबसे स्मार्ट अपने लगना चाहिए, उनके बाल, कटिंग, ड्रेसिंग, ठीक है, सेल्फ एस्टीम, ठीक है। A positive and a healthy body image includes satisfied with one's one body as well as being comfortable. In early adolescence, body image concerns have long-term association with overall concepts. Okay. Loss and grief. बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं जिसके घर में इंतकाल हो जाते हैं, पेरेंट्स का हो गया, रिलेटिव्स का हो गया, उसके बाद आप देखते हो कि बच्चों के अंदर एक्यूट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं, वो खामोश रहना शुरू करते हैं, बात नहीं करते हैं। So loss and grief are universal experiences and part of life. It refers to thoughts, feelings, behaviors connected to loss of someone. With time, this is flag sign, persistent headache, symptoms है what teachers can do. Avoid pressurizing the adolescent to talk about the loss or trauma. क्या हुआ घर पे बोलो, क्या हुआ, बोलने की जरूरत नहीं, टाइम उसको आप टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे,
remain accepting to the varied and states that he may go through. Avoid comments such as now or he is in a better place. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया तो वो अब यहाँ से अच्छी जगह पे चले गए. That is not the concept which you talk to the child. Be a good listener, non-judgmental. This is lot of slides are there, but we are short of time. So if we can take one more जो कुछ टॉपिक्स रह गए हैं तो बेसिकली जो हमने इन पार्ट ऑफ उसमें ये देखा कि नॉर्मल डेवलपमेंट और इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स. अभी कुछ स्पेशलाइज डिसऑर्डर्स है जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा क्लास एक बार और लेना पड़ेगी. तो कभी बीच में हम कुछ रहा तो जो टॉपिक स्लाइड्स रह गए हैं उसको हम एक बार फिर से एक बार ले लेंगे एक बार. ठीक है, आपके कुछ डाउट्स होंगे तो बोलिए. तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए क्या आप लोगों के? ठीक है, तो कुछ डाउट्स हैं अभी? जितने भी रेमेडीज या एज अ मेंटर जो चीजें करने की बताई हुई उसमें लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर ये आता है कि जरूरी नहीं आप हर मर्तबा उसी एनर्जी के साथ खड़े रहें. मुस्तकिल करते करते खुद भी डिमोटिवेट होंगे, कभी चीजें मिस हो जाएंगी. तो उसको कैसे बिहेवियर को कंट्रोल में रखें? बच्चे तो साल भर डिस्टर्ब करते रहेंगे. टीचर खुद को मोटिवेटेड कैसा रखे हमेशा के लिए कि वो हर मर्तबा सुनेगा भी, हर मर्तबा समझने की कोशिश करेगा? देखिए, उसमें यह है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना. इट इज अ प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस. ये कोई ऐसा आज अपनी गोली दे दी और 2 घंटे के बाद बुखार उतर गया, ये नहीं. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एफर्ट्स ले रहे और वो नेक्स्ट क्लास में उसके रिजल्ट दिखे, आपकी क्लास में ना दिखे. आ रही है बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. इसके अंदर आपको बहुत हद तक कामयाबी मिलेंगी और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एफर्ट जीरो हो जाएंगे, उल्टा आपके ऊपर इस पूरी आफत आ जाएगी. ठीक है, और आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. सो व्हेनेवर यू वांट टू चेंज द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, एप्रिसिएशन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा, मेरे टीचर्स मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, को टीचर्स मेरे प्रिंसिपल मेरे को अप्रिशिएट करेंगे या पेरेंट्स मेरे को अप्रिशिएट करेंगे. ये नहीं. दिस इज ट्रूथनेस टू द वन सेल्फ. इसको हम इंटीग्रिटी बोलते हैं. ठीक है, आपको इंटीग्रिटी के साथ करना है कि भाई ये मेरा कमिटमेंट है. आई हैव सम कमिटमेंट टू दिस चाइल्ड. जब तक ये आपके अंदर आएगा नहीं, जब तक आपको मोटिवेशन, ये देखिए कोई ऐसा एक्सटर्नल मोटिवेशन का नहीं है, इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत है. समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल हम जो पेशेंट देखते हैं, अल्कोहलिक पेशेंट रहते हैं हमारे पास, उनको सब मालूम रहता कि पैसा जा रहा, बीवी झगड़े हो रहे, सेहत खराब हो रही, लीवर खराब हो रहा, फिर भी वो आते रहते. तो हम ठीक है, आप एक्सेप्ट करते हो कि भाई ये प्रॉब्लम में है. ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुधरेगा. ये उम्मीद हमको रखना पड़ेगी. अगर हम ये उम्मीद छोड़ देंगे तो वो लोगों को फिर कौन खींच के लेगा ऊपर. और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई पेशेंट को देखते हैं, हमको जब पेपर में प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तभी हमको अंदाजा आता है कि यार ये इंप्रूव नहीं होगा ये. ठीक है, ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट्स मत डालो. लेकिन लकीली कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे इंप्रूव हो जाते हैं. तो एफर्ट्स डालना आपके हाथ में है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. इसको हम फैक्टर्स इन अवर हैंड, फैक्टर्स बियॉन्ड अवर हैंड होती है. फैक्टर्स इन अवर कंट्रोल, फैक्टर्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल. रिजल्ट आना, बच्चे के अंदर 100% इंप्रूवमेंट आना, दिस इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल. व्हाट इज इन अवर कंट्रोल is I will identify the child, I will try to help that child to the maximum I can. Results are not in our hand and I am not doing this for appreciation. I am doing it because it is my duty and I may not get the results immediately. ठीक है, लेबल लगाना बंद कीजिए बच्चों को. ठीक है, आप ये देखिए कि उसको बिहेवियर कहाँ, हमें कौन सा बिहेवियर बढ़ाना है और कौन सा बिहेवियर कम करना है. पनिशमेंट नेवर वर्क्स. ठीक. तो आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन बताए थे एज के हिसाब, इस एज से इस एज तक बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक है, वो हम क्या रख सकते हैं क्लास पे चार्ट के? टीचर को याद रहे कि इस क्लास के बच्चे का ये मेंटालिटी है, उस हिसाब से मुझे वो बना के देना पड़ेगा सर. वो एक चार्ट्स बना के देना पड़ेगा. लगाने की क्या जरूरत है? टीचर अपने पास रख सकता है ना, वो टीचर अपने पास रख सकता है, या आप याद रख सकता है. क्योंकि देखिए जो प्री प्राइमरी के टीचर रहते हैं वो ज्यादातर प्री प्राइमरी में ही पढ़ाते हैं. जो प्राइमरी के टीचर रहते हैं वो प्राइमरी को ही पढ़ाते हैं. जो सेकेंडरी टीचर्स है वो सेकेंडरी को ही पढ़ाते हैं. जो प्राइमरी टीचर का जो इश्यूज है वो सेकेंडरी टीचर्स का नहीं रहता. जैसा जितनी चीजें आजकल इन्वॉल्व है लाइफ में हर एक जी, तो उस क्लास में जाके उसके जहन में याद रहे कि ये इस मेंटालिटी या इस कैरेक्टरिस्टिक के बच्चे हैं,
हमेशा याद रहे जरूरी नहीं। सर तो आप अपन उसको चार्ट लगाना है पे पेशेंट मतलब जो टीचर है उनको व्हाट्सअप या कुछ पे रख सकते हैं डिस्प्ले करने की कोई वो नहीं। डिस्प्ले का नेगेटिव तो नहीं जाएगा कुछ। बच्चों को समझ में आएगा कि यार ये सेक्स जैसा आपने लिख दिया वहां पे कि भाई एट दिस एज सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअल एक्सपोजर इज कॉमन, ये लगा दिया आपने कि भाई एडोलेसेंट बच्चे करते हैं, तो हर जिसको करने का नहीं है वो भी याद करेंगे यार ये तो कर सकते तो करो फिर। अरे बात समझे, तो व्हाई यू वांट टू पुट डिस्प्ले ऑन द नोटिस बोर्ड, यू कैन गिव टू द टीचर। फैमिली में लोग हैं, जी उनमें घर में झगड़ा रहता है, बच्चा के भीतर भी चिड़चिड़पना करता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा बच्चे से कि वो चिड़चिड़ क्यों कर रहा है। हाँ, नहीं उसके फैमिली में कैसे होता है, माँ बाप की जरूरत होती है, जी तो उसका इफेक्ट बच्चे पे हो रहा है, जी तो इसलिए पेरेंट्स के लिए कुछ पेरेंट्स को बुला के काउंसलिंग करना पड़ेगा सर उसको, ठीक है। वो तो स्कूल का तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे, अक्सर बच्चे नहीं बच्चे मानेंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे। क्योंकि पेरेंट्स के साथ जाकर लगे रहते हैं, बोलते हैं हमारी सही। नहीं वो सही है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अपन कोई चीज के अंदर हर चीज रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करने का। ये मेरा काम है कि मैं एफर्ट्स डालूं, मैं उनको बुला के बात करूं, वहां तक मैं कर सकता हूँ, उसके आगे मैं नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट उतना तो मैं कर लूं, ताकि सिर्फ अपने दिल में सोच लेना कि यार कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो ना, क्या अपना क्या काम है, अपने को अपनी सैलरी मिल रही है, अपने को अपना काम चल रहा है, छोड़ो कि आपने क्या करने का है, ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अपन जितना कभी कभी क्या होता है सर, पेरेंट्स सुनते हैं, अगर उनको बच्चे का कंसर्न समझाए, यहाँ पे क्या होता है किसी भी इंसान को अपने ऊपर तोहमत लगना या अपने ऊपर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं, तो हम जब पेरेंट को बुलाते हैं तो हम ये बोलते हैं तुम्हारे वजह से तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है। जब हम पॉइंट करते फिंगर तो लोग ह्यूमन बिहेवियर ये है कि हम बैकफुट पे चल जाते, कोई भी इंसान, ठीक है। अगर समझो आपकी क्लास के अंदर रिजल्ट खराब है और एडमिनिस्ट्रेशन आपको बोल रहा है कि तुम्हारी वजह से खराबी हो रही, तो आप बैकफुट पे चल जाओ, ठीक है। उससे बेटर जब हम पेरेंट्स को बुलाते हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि देखिए आपके बच्चे के अंदर हमने ये चीजें ऑब्जर्व किए हैं, हमको ऐसा लगता है कि वो 4 घंटे 5 घंटे यहाँ पे रहता है, बाकी के 15-17 घंटे वो घर पे रहता है, तो घर का ऐसा कोई चीज है कि जो बदलने की जरूरत है, आपको ऐसा लगता है क्या। तो पेरेंट्स अगर समझदार होंगे थोड़े बहुत तो बोलेंगे हाँ सर कुछ तो भी गड़बड़ है, तो अपन बोल सकते हैं भाई थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो अपन उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो अपने को थोड़ा सा एज अ टीम काम करना पड़ेगा। आप उनको पॉइंट करेंगे तो वो बैकफुट पे चल जाते हैं, बोलते नहीं स्कूल इज बराबर नहीं, टीचर इज बराबर नहीं, ठीक है। और वो भी रहता कि सर आप तो ये बोल रहे हो वो पिछले 4th क्लास की जो टीचर थी वो तो अच्छा बोलती थी हमारे बच्चे को, 5वीं में आते क्या हो गया ऐसा, दैट इज द थिंग। सर एक और लेक्चर जो बचे हुए स्लाइड्स है ना, तो वो टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक बार कभी तो भी बीच में भी हो गया, संडे के दिन भी हो गया। हाँ तो 1 महीने बोलिए। हाँ आपको क्या लगता है एक दिन में आया तो प्रॉब्लम स्कूल का और टीचर का कैसा हो सकता है, उसके लिए आपको फिर मल्टी डिसिप्लिन टीम इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जिसके अंदर टीचर्स, काउंसलर्स, आप खुद, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीजें लगेंगी उसके अंदर। तो उसके अंदर मैम कोई इश्यूज देखना पड़ेगा क्या है, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको एक बोलता हूँ कि कैसा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्ची है उसका कोई अफेयर चल रहा है तो पेरेंट्स ही बोलते हैं जब स्कूल बंद कर देते हैं, तो दैट इज द थिंग, ये हो सकता है। इसलिए सोशल इश्यूज है, दीज आर सोशल इश्यूज, दीज आर नॉट रिलेटेड टू स्कूल, कॉलेज, टीचर, नथिंग, दीज आर सोशल इश्यूज, बहुत कॉमन है। तो मैम उसके लिए अपने को बैठना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, व्हाट इज हिज एक्सप्लेनेशन वो देखना पड़ेगा, अपन क्या कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा। स्कूल आपके अभी आपके स्कूल में ही है, दूसरे स्कूल में, तो वो इंडिविजुअलाइज अपने को बैठ के उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा तो हो जाएगा, ठीक है। मसला क्या होता है कि अपन कैसा होता है कोई चीज को सुधारना है तो उसके अंदर अपने को थोड़ा सा अपने मन अपने अपने दिल को मारना पड़ता है थोड़ा सा, और जो कभी कभी क्या होता है कि पर्सनल इश्यूज होते हैं, पेरेंट्स के अंदर बीच में कुछ वो होता है, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के बीच में कुछ होता है, कहीं फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ये सब फैक्टर्स को अपने को देखते हुए कितना अपन हेल्प कर सकते हैं बच्चे को वो देखना है। अपन एक लिमिट तक हर चीज कर सकते, सोशल इश्यूज के अंदर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पेरेंट्स लेके आते हैं कि भाई ये लड़का है जो है आउट ऑफ कास्ट लड़की से शादी करना चाह रहा है,
अब आप करो इसका, इससे बात करो, इसकी काउंसलिंग करो और इसका माइंड वॉश करो। ये कर सकते कि हम नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आई की बात। तो अपने एक एज अ थेरापिस्ट या एज अ डॉक्टर एक लिमिटेशंस होते हैं, एज अ टीचर भी अपने एक लिमिटेशंस है। आपको लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना है और फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि अगर अपन 100 बच्चों में प्रॉब्लम में से एक बच्चे का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सके और उसकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर उसकी तरफ लेके जाए तो वो भी अपना अचीवमेंट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अपना एटीट्यूड ये हो जाए कि बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं, ये एटीट्यूड से अगर आप जाओगे तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपका जो बच्चे का तो आप बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह। हमारे क्लास में बच्चा है सर, वो लर्निंग डिसएबिलिटी से फेस कर रहा है। जी। तो कुछ भी नहीं कर पाता। अब पेरेंट्स से मुझे बात से तुम लोगों ने उनके साथ मुझे मारो, उनको मारो, आप उनको से परेशान कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। और मैं जब क्लास में बात की बच्चा नहीं इसको मार दो, हैंग हो जाता है। कुछ तो देखिए आप जीशान है तो ये सबको हाँ, जो भी नाम XYZ नाम है, सबको कैसा मालूम पड़ा? सबने पढ़ाए। तो उसके लिए आपको असेसमेंट्स करना पड़ेंगे। जब तक कि आप ब्लैक एंड व्हाइट पे पेरेंट्स को दिखाते नहीं कि ये देखो ये रिपोर्ट है तुम्हारे बच्चे की, ये इसको SLD है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, इसको माँ ने टोकने से कुछ होने वाला नहीं, इसको प्रॉपर क्या बोलते हैं स्पेशलाइज्ड टीचर्स लगेंगे तो ही वो बच्चा इम्प्रूव होगा, नहीं तो नहीं। हाँ उनको पता है बच्चे खपता है तो बोला कि उसको मदद कर देने वाले मदद में टाइम दो। पेरेंट्स ये तो अवेयर है कि उसको समझ नहीं आता, लेकिन पेरेंट्स इस बात से अवेयर नहीं है कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसको ट्रीट करना पड़ेगा। देखिए ना, मैं आपको कल की बात कर रहा हूँ, वो मदर मेरे सामने रो रही थी कि अगर सर हम इसको 4-5 साल पहले लेके आते थे, टीचर्स बोलते थे तो हम सिर्फ स्कूल चेंज करते थे, वो रो रही थी कल। अब रो के फायदा नहीं ना, ठीक है। अगर आप 3rd 4th में कोई बच्चे को आइडेंटिफाई कर ले रहे ना तो दैट इज द बेस्ट चांस, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो टीचर्स को आप अगर उनको बुला के, और दूसरी बात ये है कि ऐसे बच्चों को आप सिर्फ पेरेंट टीचर की मीटिंग के दिन मत बुलाइए, आप स्पेशली बुलाइए उनको। पेरेंट टीचर मीटिंग के दिन उनको लगता है कि यार कोई रूटीन है, कुछ तो भी है बोल के, और क्या होता है फिर दूसरे टीचर भी सुनते हैं दूसरे। आप स्पेशल टाइम दीजिए उनको, ठीक है, स्पेशल टाइम दीजिए, स्पेशली बुलाइए और बात कीजिए कि ऐसा इशू है, हमको ऐसा लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम है, अगर आप बोले तो हम आपको रेफर करते हैं या आप खुद जाइए, आप ढूंढिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं जैसे टीचर्स बहुत सारे हैं ना, अभी ये जो आजकल SLD इतना कॉमन हो गया है, लेकिन हमारे पास कोई ट्रेंड टीचर्स नहीं है इसके रेमेडियल ट्रीटमेंट के। एंड जो ट्रेंड लोग हैं जो बॉम्बे पुणे से इसकी ट्रेनिंग लेकर आए हैं, दे आर कॉस्टिंग वेरी हाई। मेरे पास कल बच्चा जो आया था जिसको मैंने रेफर किया था स्पेशल टीचर के पास, शी इज टेकिंग 7,000 रुपीज फॉर 1 मंथ एज अ ट्यूशन, 3 अ वीक। तो अगर आप में से कोई उसमें ट्रेनिंग लेके आगे आया है तो फाइनेंशियली इट इज वेरी वेरी गुड एंड वी कैन हेल्प दिस चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग सोचिए कि आप में से कोई जाके रेमेडियल ट्रीटमेंट, रेमेडियल एजुकेशन बोलते हैं उसको, तो रेमेडियल एजुकेशन के अंदर कुछ करके आ सकता है, जो तारे जमीन पर आमिर खान ने दिखाया था, तो उसको स्पेशलाइज टीचर्स रहते हैं। अब वो पेरेंट का ही कंप्लेन था कि सर अब 7,000 रुपये हम कहाँ से भरें, तो देखिए वो मेरे हाथ में तो नहीं है ना, एज अ डॉक्टर मेरे हाथ में नहीं है। मैं उसको डायग्नोस किया, एसेस किया, असेसमेंट के रिपोर्ट्स आए, मैंने उनको बोला ठीक है आप मत करो, आप उनके बुक्स लेकर आ जाओ, उनको ये बोलो कि हम समर वेकेशन और विंटर वेकेशन में ही आपके पास आएंगे, उसके हम महीने के 2,000 रुपये आपको दे सकते हैं। तो आपको ना लोगों को सोल्यूशन देना है, वो पूरा 100% सही सोल्यूशन नहीं रहेगा, 100% नहीं रहेगा, लेकिन 40% तो रहेगा, 35% तो रहेगा, कुछ तो रहेगा। तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू गिव सोल्यूशन टू द पेरेंट्स। मैंने उनको बोला कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है 7,000 महीने को देने को, आप 2 वेकेशन आते उसमें करो, उनके बुक्स लेकर आ जाओ। हाँ बोले सर, उन्होंने बोले कि आप बुक्स देते, बुक्स के 2,000 रुपये लगेंगे। हाँ बोला ठीक है, बुक्स के 2,000 रुपये लेके आओ, 2,000 के बुक्स लेके आ जाओ, आप घर में पढ़ाने की कोशिश करो, जो वैकेशन में टाइम मिलता है तो वैकेशन में उनको भेजो उनके पास। और आप में से कुछ लोग ना उसकी ट्रेनिंग लीजिए, वो मतलब आप बॉम्बे में वो पर सेशन, यहाँ पे तो वो महीने के 7,000 बोल रहे हैं, बॉम्बे पुणे में जो रेमेडियल ट्रीटमेंट का पर सेशन 2,500-3,000 पर सेशन, 40-45 मिनट्स का सेशन होता है, पर सेशन इज कॉस्टिंग अराउंड 2 to 2,500 रुपीज पर सेशन। तो इट इज अ वेरी फाइनेंशियली लुक्रेटिव जॉब। तो आप में से कोई अगर उसमें ट्रेनिंग करके आए तो आजकल, और दूसरी बात क्या है, असेसमेंट उर्दू में नहीं है हमारे लिए। सबसे बड़ी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चीज़ है कि असेसमेंट को मेरे को कराना है तो उर्दू में असेसमेंट नहीं है, जितने भी असेसमेंट है इंग्लिश के है वो, तो दैट इज वन मोर इशू। तो आप में से कोई उसमें ट्रेन हो गया तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मैम देयर इज अ ट्रेनिंग कोर्स विच इज डन इन बॉम्बे एंड पुणे। Ma'am, we have to search for that. I don't have any information regarding that. But remedial treatment, assessments of remedial treatment, and specialized trainings. So
बाकी के डाउट्स एंड बाकी का जो टॉपिक है विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।